गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास नाइन्थ क्लास का कंटिन्यूशन है। लास्ट क्लास में जो कुछ हमने डिस्कस किया था, जहां हमने छोड़ा था उसको स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले उस क्लास को हम रिवाइज भी करेंगे। और एज आई से, एक चीज जो मैं आपके बीइंग में, आपकी हैबिट में डालना चाहता हूँ, वो क्या है? वो है मैगी। मैगी मतलब कि आपको सुबह सुबह अपनी मेडिटेशन, अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड और आइडिएशन की प्रैक्टिस करनी है। तो जब भी आप ये प्रैक्टिस करो, तो उस प्रैक्टिस से पहले आपको जो फोकस करना है, वो अपनी ब्रीथ पे फोकस करना है। यानी कि हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, प्राणायाम करेंगे और अपनी ब्रीथ पे फोकस करेंगे, ताकि हम अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड ला सकें, अपने सेल्फ फोकस को बढ़ा सकें। तो जिस स्थिति में आप मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करें। लेट्स स्टार्ट। ओम। अगेन। ओम। लास्ट टाइम लंबा। ओम। ग्रेट। हम प्राणायाम पे फोकस करेंगे। इनहेल करेंगे काउंटिंग के साथ। इनहेल 1 2 3 4। होल्ड 2 3 4 5 6 7 8 एंड एक्सेल 2 3 4 5 6 7 8। अगेन इनहेल 1 2 3 4। होल्ड 2 3 4 5 6 7 8 एंड एक्सेल 2 3 4 5 6 7 8। ब्रीदिंग को फोकस करेंगे, आते हुए जाते हुए महसूस करेंगे जब हम सांस ले रहे हैं कहाँ कहाँ पे इम्पेक्ट कर रहा है, जब सांस छोड़ रहे हैं कहाँ कहाँ पे जा रहा है। एंड विद दैट नोट, हम अपनी क्लास को वापस से रिवाइज करेंगे। तो इस रिवीजन को मैं क्रिएट करता हूँ आप लोगों के बिहाफ पे। आप मेरे साथ बने रहिए। लास्ट क्लास में हमारे जो कन्वर्सेशन शुरू हुई थी, वो शुरू हुई थी हु आर यू, इस क्वेश्चन के साथ में कि आप कौन हो। क्योंकि जब आप अपने बारे में बताते हो, तो आप अपना नाम, अपना पद, प्रतिष्ठा, ओहदा, रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी को बताते हो। तो ये सारी चीजें जो अलाइंड हैं, सारी चीजें जो फोकस है, जिसके ऊपर निर्धारित है, जिसके ऊपर निश्चित है, वो है सोल। तो हमने सोल एक ऐसे टॉपिक की बात की थी, इसको थोड़ी सी एनलाइटनमेंट करने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी कि सोल जो है, जीव जो है, आत्मा जो है, वो 3 तरीके की नेचर की होती है। एक प्लांट्स में जो होती है, एक एनिमल्स में जो होती है, और एक ह्यूमन बींग्स में जो होती है। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो चीज थी, हमने सोचा था थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से ह्यूमन सिस्टम जो है ना, इसी तरीके से बना हुआ है, जो आज तक चेंज नहीं हुआ है। आंख की जगह आंख है, नाक की जगह नाक है। यानी कि हमारी बॉडी 5 चीजों का मिश्रण है। और इस 5 चीजों के मिश्रण को चलाने के लिए 3 चीजें, 3 सिस्टम लगे हुए हैं। एक सिस्टम है ज्ञानेंद्रियों का, यानी कि जिनसे हम इनपुट लेते हैं। एक सिस्टम है कर्म इंद्रियों का, जिससे हम आउटपुट देते हैं। और एक है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो इनसाइड बैठा है, जिसको हम बोल रहे हैं सोल, मन या इनर फीलिंग। हमने बात की थी सोल को, अगर मैं देखूं तो सोल को भी हम 3 हिस्सों में समझने की कोशिश करते हैं। सोल वन है, एक मन जो थिंकिंग प्रोसेस करता है। एक है बुद्धि, जो इंटेलेक्ट है, जो डिफरेंशिएट करता है। एक है संस्कार, एक पर्सनैलिटी, जो उसका आउटकम आता है, जो दिखता है, जिस तरीके से आप उसके ऊपर फोकस करते हो। जब हम इसके इन डिटेल गए मन को समझने के लिए, तो हमने ये समझा कि मन जो है ना, उसका काम होता है थॉट्स को लाना और फीलिंग्स को देना। यानी कि मन आपके 2 काम करता है, आपको थॉट्स देता है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसी हिसाब से उसको आपको फीलिंग देता है। और जो विचार आते हैं, विचार का उद्देश्य मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि उस थॉट प्रोसेस के साथ में जो आपकी पॉजिटिविटी आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है। क्योंकि अगर नेगेटिविटी आएगी तो आपकी आत्मा को, आपकी एनर्जी को ड्रेन करेगी। और अगर पॉजिटिविटी आएगी तो आपको पावर देकर जाएगी। तो इस पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को समझने की जो सूझबूझ देता है हमें, वो हमारा इंटेलेक्ट देता है, बुद्धि देती है। और बुद्धि उस डिफरेंशिएशन को, उसको परखने की शक्ति रखता है कि जो विचार आ रहे हैं वो काम के हैं
या नहीं है, उनको रखना है या नहीं रखना है। और बुद्धि को अगर हमें शार्प करना है तो इसके लिए हमें कंसंट्रेशन, उसकी प्योरिटी पे फोकस करना पड़ेगा, जिसका एक एक्शन पॉइंट निकल कर आता है। वो एक्शन पॉइंट है मेडिटेशन। इसलिए बार बार मैं अपनी हर क्लास में आपको बोलता हूं, अगर अपने आप से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, अपने आप को शार्प बनाना है, तो इस एक्सरसाइज को जरूर करो। आप ओम करो, प्राणायाम करो, अकेले में बैठो, सदगुरु का करो, श्री श्री का करो, किसी की भी कोई भी टेक्निक यूज करो, बट फाइंड आउट दैट वे जहां से आप अपने साथ थोड़ा सा समय बिता सको। हमने बात की साथ में इसी कंटिन्यूशन के अंदर कि जो संस्कार है, यानी कि जो आपका आउटर पर्सनैलिटी है, जो लोगों को दिखता है, वो 5 चीजों का मिश्रण है। आपके पास्ट बर्थ से, आपकी फैमिली जिसमें बिलोंग करते हो, जहाँ पे बर्थ लिया है, आपका एनवायरनमेंट जिसमें रहे, आपकी विल पावर कैसी थी, क्योंकि अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आप बड़ी चीजें क्रिएट कर पाओगे, आपकी विल पावर वीक है तो आप ऐसे ही अपने लाइफ को व्यतीत कर पाओगे। और आपका ओरिजिन, जो आपकी सोल थी जिसकी डिस्कवरी करना चाहता, जो ओरिजिनल जिसके ऊपर टिकी हुई है वो चीज। फिर हमने बात की थी कि अगर हमारी चीजें हमारे हाथ में है तो वी कैन चेंज द थिंग्स, यानी कि डेस्टिनी को बदला जा सकता है। और बदलने के थॉट प्रोसेस के ऊपर हमने बात की थी। हमने बात की थी कि मेडिटेशन एक वो टूल है जो आपको इतनी पावर देता है कि आप अपने थॉट्स, विजुअलाइजेशन, एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप अपने फ्यूचर को बदल सकते हो, प्रेजेंट को चेंज कर सकते हो। साथ में हमने थॉट्स को 2 हिस्सों में बांट कर देखा था। थॉट्स जो एज इफ होते हैं और थॉट्स जो वाट इफ होते हैं, जिसमें हमने बात की थी जैसे विराट कोहली हमेशा मैच में जाने से पहले एज इफ बात करता है, पॉजिटिव की बात करता है, ना कि वाट इफ जो फियर की बात करता है। फिर हमने एक कहानी सुनी थी जहाँ पे हमने कहा था कि हम इसको सिर्फ एज ए स्टोरी सुनेंगे और जो जो समझ में आएगा उसको रख लेंगे। हमने बात की थी कि सोल जो है प्योर एंड परमानेंट है, वो इस जर्नी पे आई है, जिस जर्नी पे उसको पेन और प्लेजर के साथ में कुछ लेसन्स लेने हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस लेने हैं, ताकि वो अपने आप को अपलिफ्ट कर सके। और अपलिफ्ट करने के लिए अवेयरनेस चाहिए। और अवेयरनेस की पावर नहीं होती, क्योंकि हम ह्यूमंस का क्या है कि हम एक्शन करते हैं, कर्म करते हैं, और उसका जो रिजल्ट आता है फिर हमें पता लगता है कि रिजल्ट ठीक था या नहीं था। तो इसी रिजल्ट को लाने से पहले, यानी कि एक्शन को करने, कर्म को करने से पहले अगर वो अवेयरनेस आ जाए तो हम थोड़े से बेहतर इंसान हो जाते हैं, ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो जाते हैं। फिर हमने बात की थी कि ये जो नॉलेज, एक्सपीरियंस, लर्निंग आती है, ये 2 वर्ल्ड के एक्सपीरियंसेस से आती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने बात की थी हम 2 तरीके के वर्ल्ड में रह रहे हैं, इसीलिए हम बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं। एक है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दूसरा है रियल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ह्यूमैनिटी वर्ल्ड के अपने रूल रेगुलेशन, अपनी थिंकिंग पैटर्न्स हैं, और एक्चुअल वर्ल्ड के, रियल वर्ल्ड के अलग हैं। वहाँ की मॉरलिटी सिस्टम, रूल रेगुलेशन अलग है। हम इन दोनों के सामंजस्य को अगर समझ लें तो हमारे लिए आसान होगा जी पाना, कि भाई जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ के रूल रेगुलेशन के हिसाब से काम करेंगे, और जिस इंसान के अंदर रह रहे हैं एज ए ह्यूमन बॉडी के अंदर, उस स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड को भी हम समझेंगे। तो ये सारी चीजें हमने ज्यादातर डिस्कस की थी, और हम लास्ट में कंक्लूड कर गए थे कि इसका अपनी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट क्या है। तो आई बिलीव यहाँ तक का थॉट थॉट प्रोसेस क्लियर हम सब लोगों को। इसमें कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी पिछली क्लास को लेकर? अगर कुछ नहीं है तो आप चैट बॉक्स में ओके डाल हाँ। दीजिए। तो आपके ओके से मुझे पता लग जाएगा आपका चैट बॉक्स एक्टिव है, चल रहा है आपका चैट बॉक्स। ठीक है ना जी, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट कन्वर्सेशन को शुरू कर सकूं आप लोगों के साथ। सो विद दैट नोट, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं कि जो ये इमोशन, थॉट प्रोसेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। तो थोड़ा सा ना आज की पार्टिसिपेटिव रहेगी। हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ चीजों को समझेंगे और चीजों को पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ह्यूमन लाइफ की हम बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन लाइफ की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम आपकी बात कर रहे हैं। आपके विचार, आपके थॉट, आपके एक्सपीरियंसेस, आपका एनवायरनमेंट अलग रहा होगा। तो सारे अलग चीजों को हमें आज समझेंगे तो एक दूसरे से हम सीख पाएंगे। ह्यूमन लाइफ की ब्यूटी यही होती है कि हम एक दूसरे से भी सीख पाते हैं, एक दूसरे को भी कंसिडर कर पाते हैं। तो विद दैट नोट, मैं आज के इस टॉपिक को अगर शुरू करूं, तो वी ह्यूमंस आर इमोशनल बीइंग। इमोशंस का मतलब है इमोशन, यानी कि ई, एनर्जी दैट इज इनटू मोशन। हमने पिछली क्लास में समझा था कि एज ए सोल हमारी एक एनर्जी है, उस एनर्जी के साथ आते हैं। जो एनर्जी डाइल्यूट हो जाती है तो हम बाहर निकल जाते हैं, वो एनर्जी एक इंसान से खत्म, तो इंसान खत्म हो जाता है। तो
तो ये कॉन्टेक्स्ट था पिछली क्लास में कुछ चीजों को समझने का, बताने का, यानी कि हमारे अंदर एज ए ह्यूमन क्या है, इमोशन। तो अगर इमोशन है तो वो एनर्जी कभी गो अप होगी, कभी डाउन होगी। तो यानी कि एनर्जी जो होगी आपकी इमोशंस की, वो कभी अप होगी, कभी डाउन होगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? तो तीन बातें हैं जिसको हमें समझना है, जिसके ऊपर फोकस करना है। पहला, हाउ टू मेक स्टेबल दीज इमोशंस। इस एनर्जी को, इस मोमेंटम को, इस विचारधारा को हम स्टेबल कैसे करें, इसको हाई कैसे करें, और जब लो हो रखी है उस सिचुएशन को कैसे डील करें। तो ये तीन बेहतरीन क्वेश्चन हैं जिस क्वेश्चंस के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, जिसको हमें समझना चाहिए एक्शन पॉइंट। तो अब मैं आपसे बात करता हूं। तो इंपॉर्टेंट हेयर इज टू अंडरस्टैंड इमोशनल रिलेशनशिप लेयर्स। यानी कि हम एज ए ह्यूमन क्या है, इमोशनल बीइंग है। तो इमोशनल बीइंग है तो हमारी इमोशनल रिलेशनशिप भी तो होंगे ना लोगों के साथ, क्योंकि हम रिलेशनशिप का तो गेम यहाँ निभा रहे हैं, तभी तो हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं आपके साथ में अब इस एक्सरसाइज को करूंगा। आपको पेन एंड पेपर लेना है और उसके ऊपर आउट ऑफ 10 आपको अपनी इमोशनल रिलेशनशिप को स्कोर करना है। यानी कि आप अपने साथ अपनी रिलेशनशिप को क्या स्कोर दोगे आउट ऑफ 10, कि भाई मैं अपने साथ जो कर रहा हूं, जो रिलेशनशिप है, जो मेरी एनर्जी का लेवल है, वो किस लेवल पर है। यानी कि वो हाई है, वो लो है, वो स्टेबल है। स्पाउस के साथ, किड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, कोर रिलेटिव्स जिनको आप जानते हो, कोर फ्रेंड्स जिनको आप एकदम से रिलेट कर सकते हो, नॉन लोग, सोसाइटी, ह्यूमैनिटी। इन 9 पैरामीटर के ऊपर आपको अपनी स्कोरिंग देनी है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समय दे रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सबसे पहले अपनी इमोशनल रिलेशनशिप तो समझ लो, कंसिडर तो कर लो। थोड़ा सा समय निकालेंगे और इस एक्सरसाइज को करेंगे कि भाई आज हम अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अगर अपने इस इमोशनल लेवल को अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से अपने आप को समझने की कोशिश करूं, तो मेरा स्कोर मेरे प्रति कितना है। मैं अपनी वाइफ को अगर दूं तो क्या स्कोर है, किड्स को अगर दूं तो क्या है, पेरेंट्स के साथ मेरे रिलेशनशिप का स्कोर क्या है। तो ये स्कोर हमें मदद करेगा आगे के टॉपिक को और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से समझने में, क्योंकि नंबर्स हमें मेजरमेंट देते हैं, नंबर्स हमें मदद करते हैं आगे बढ़ने में। तो जब आप इस एक्सरसाइज को कर लो तो चैट बॉक्स में एक बार डन कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता लग जाएगा कि आपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी को कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो वो मेरे से पूछ सकता है। एक्सरसाइज क्लियर है आप लोगों को? उसको स्कोर कैसे दें? मतलब हम 10 कैसे माने, एक कैसे माने? आपका आपका खुद का एक गट फीलिंग होगी कि अगर मैं 10 में से अपने आप को नंबर देना चाहूँ, अपने आप से पहले मैं बात कर लेता हूँ। जैसे मैं अपनी स्पाउस को अगर नंबर देना चाहूँ या अपने किसी क्लोज फ्रेंड्स को नंबर देना चाहूँ कि मेरी रिलेशनशिप का इनके साथ बेस क्या है, मुझे लगता है कि मेरी ना बिल्कुल ओपन रिलेशनशिप है, बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। इन टर्म्स मुझे कोई हेजिटेशन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई पनिशमेंट, कोई लग भी ना बर्डन नहीं होते इस रिलेशनशिप के अंदर। जैसे हम अगर अपने सेल्फ के साथ देखें तो कितनी बार हम अपने सेल्फ को पनिश करते रहते हैं, अपने सेल्फ के साथ हम अपने आप को डिमोटिवेट कर देते हैं। कई बार हम फील करते हैं कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब रिलेशनशिप का स्कोर 10 तो नहीं है। तो ऐसे स्पाउस के साथ देखना है, ऐसे किड्स के साथ देखना है, ऐसे ही अलग अलग लोगों के साथ देखना है। क्योंकि इमोशंस जो हैं वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो हमारे अलग अलग पैरामीटर, क्योंकि एज ए सोल हम इस वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो इस वर्ल्ड में रह रहे तो हम यहाँ पे बहुत सारे रिश्ते नाते निभा रहे हैं। सबसे पहला तो हम अपने साथ निभा रहे हैं, उसको स्कोर चेक करते हैं। फिर स्पाउस के साथ चेक करेंगे, फिर किड्स के साथ चेक करेंगे, पेरेंट्स के साथ चेक करेंगे। तो ऐसे अपनी स्कोरिंग को हम चेक करेंगे। आई बिलीव मैं सबको क्लियर कर पाऊंगा विनोद जी के थ्रू। हाँ जी, हाँ जी। आप देख पाओगे कि आपकी स्कोरिंग अलग अलग होती है। यानी कि आप अपने आप को जब स्कोरिंग दे रहे हो 10 में से, 10 स्कोरिंग का मतलब ये होगा धर्मेंद्र जी कि आप उसके साथ में 100% अलाइंड हो। यानी कि आपका इमोशनल रिलेशनशिप स्ट्रोंग है, अच्छी है, बेहतर है। अगर आप अपने आप को 10 दे रहे हो या किसी भी एक कॉन्टेक्स्ट को 10 दे रहे हो, तो इसका मतलब आपकी वो रिलेशनशिप की जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रोंग है, 10 है। आपकी एनर्जी का जो मोशन है वो 10 है वहां पे। हाँ कि भाई ये अच्छी है। 1 इज वीक।
लो। जैसे हम कई बार महसूस करते हैं ना, आज मैं थोड़ा सा लो महसूस कर रहा हूँ, तो लो को अगर मैं पैरामीटर दूं कैसा, यार 10 में से अगर बात करूँ तो 2-3 एनर्जी है लेवल का। डन। तो आप जब इस एक्सरसाइज को कर रहे हो तो आप महसूस कर पा रहे होंगे कि आपके ना जो 9 तरीके के रिलेशनशिप होते हैं इस एक्चुअल वर्ल्ड में, जिस वर्ल्ड में आप आए हो, उस एक्चुअल वर्ल्ड के अंदर आपकी ये स्कोरिंग डिफरेंट है अलग अलग लोगों के साथ में। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि हाउ वी मेक इट स्टेबल। और स्टेबल जब हो जाए तो इंपॉर्टेंट है कि इसको कैसे हाई लेकर जाएं, और जब ये लो हो तो उसको हम कैसे डील कर पाए। दैट इज द रियल क्वेश्चन इज, क्योंकि अल्टीमेट ये पक्का है कि एज ए ह्यूमन बीइंग, जो हम ह्यूमैनिटी के इस वर्ल्ड में आए हैं, एक एनर्जी है हमारे अंदर, उसकी वजह से आए हैं। तो जो एनर्जी है ये कभी अप होती है कभी डाउन होती है, ये हमें समझ में आ गया। तो ये जो ये आउटर वर्ल्ड में जहाँ पे हमें बहुत सारे रिलेशंस मिले हैं जिनको हम नाम देते हैं, उनके साथ मेरा एनर्जी का स्कोर क्या है, ताकि जब मैं स्कोर को समझ लूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरी स्टेबल कहाँ है, हाई कहाँ है, लो कहाँ है, ताकि उसी बेसिस पे मैं उसको डील कर सकूँ। आई बिलीव ये एक्सरसाइज, ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। और अगर आपने एक्सरसाइज कर ली है तो आप चैट बॉक्स में बस डन डाल दीजिए, ताकि मुझे पता लग जाए कि ज़्यादातर लोगों का हो चुका है, ताकि मैं इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाऊँ आप लोगों के साथ। विनोद जी का डन हो गया है, नवीन भाई का भी डन हो गया। ग्रेट। धर्मेंद्र जी का भी। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब कम दिख रहे हैं जी। तो अब मैं आपको जो एक्सरसाइज करा रहा हूं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, कि अब हम बात करेंगे इसको इस तरीके से कि अब आपको रिलेशनशिप और रेस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट से देखना है। यानी कि जो ये आपकी 5 सेगमेंट है, जहां पे मैं मोटा मोटा आपकी रिलेशनशिप और रेस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट को देखना चाहता हूं कि अगर आप अपनी रिलेशनशिप और रेस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से निभा रहे हैं तो आप उसको कर दोगे यस। और आपको लगता है कि इस लेवल पे इतना सही तरीके से नहीं निभा रहा हूं, उसको आप कर दोगे नो। तो पहले हम ये वाला पार्ट करेंगे, इसके बाद हम दूसरा काम करेंगे। यानी कि मैं 5 सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। पहली सेगमेंट आपकी सोल और आपका सेल्फ। तो आप अपनी सोल और अपने सेल्फ के प्रति जो आपकी रिलेशनशिप है, जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सही से निभा रहे हो। तो अगर निभा रहे हो तो यस लिख लो, और अगर आप नहीं निभा रहे तो नो लिख लो। आपके फैमिली और फ्रेंड्स के प्रति आप अपनी रिलेशनशिप सही से निभा रहे हो या नहीं निभा रहे हो। आप जिस सेगमेंट या जिस कम्युनिटी में काम करते हो, या जिस कम्युनिटी या जिस लोगों से जुड़े हुए हो, आपकी ज़्यादा अवेयरनेस है, उसके साथ आप निभा रहे हो या नहीं निभा रहे हो। सोसाइटी लेवल पे, ह्यूमैनिटी लेवल पे, यस नो यस नो यस नो करते चले जाओ। मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पीपल अवेयरनेस और एफर्ट्स का लेवल, ये आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। पीपल का अवेयरनेस और एफर्ट का लेवल जो सोल और सेल्फ लेवल पे है वो 100%, क्योंकि आप ही का तो कंट्रोल है, आप ही के पास है। फैमिली एंड फ्रेंड्स में 70% नोन है, 30% अननोन है। जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज आप किसी कम्युनिटी से जुड़े हुए हो, आप जुड़े हुए हो रेड क्रॉस से या किसी और से, आपका जुड़ाव तो है उस सेगमेंट के साथ में, बट वहां पे आप कितने लोगों को जानते हो? बहुत कम लोगों को जानते हो। जब सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी में जिसमें हम रह रहे हैं 20% लोगों को जानते हैं, 80% लोगों को नहीं जानते। और ह्यूमैनिटी एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पे आप 100% लोगों को नहीं जानते हो, बहुत मिनिमल से लोगों को जानते हो आप। तो अब मैं दूसरा इसी के अंदर आपको अगर पार्ट दूं, अगर मैं इसी के अंदर आपको बात करने की कोशिश करूं इस तरीके से कि अगर आप देखो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्कोरिंग क्या रही होगी, आपके पॉइंट से समझना चाहता हूं। आप अपने पार्ट पे लिखो कि उनकी सोल लेवल पे जो स्कोरिंग होगी अपनी अवेयरनेस की और अपने एफर्ट की, कितने परसेंट रही होगी। उनकी फैमिली और फ्रेंड्स के लेवल पे जो उनके अवेयरनेस है और एफर्ट की स्कोरिंग क्या रही होगी, कम्युनिटी लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, ह्यूमैनिटी लेवल पे। सेम बेसिस पे आप एक बार रतन टाटा जी कर कर देखो, विजय माल्या जी की कर कर देखो, और एक मजदूर की कर कर देखो। ये एक्सरसाइज क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नहीं।
तो हमें ये समझना है, ये पॉइंट यहाँ पे करना है कि अगर मैं 4 अलग अलग लेवल्स की स्कोरिंग को देखूं, समझूं, और उनकी स्कोरिंग करने का मौका मिले मुझे कि यार अगर मुझे रतन टाटा जी की स्कोरिंग करनी हो कि उसकी रिलेशनशिप और रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उसकी एफर्ट लेवल और अवेयरनेस लेवल खुद के प्रति कितने परसेंट रही होगी, फैमिली फ्रेंड्स के प्रति कितने परसेंट रही होगी, कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं, जिस सेगमेंट से वो बिलोंग करते हैं, उनके प्रति क्या रही होगी, सोसाइटी के लेवल पे क्या रही होगी और ह्यूमैनिटी लेवल पे क्या रही होगी। सेम बेसिस पे अगर आप विजय माला और मजदूर की करो, आप 4 अलग अलग ऐसे सेगमेंट बना लीजिएगा और उसके बेसिस पे करो, तो आप देख पाओगे, आप समझ पाओगे कुछ डिफरेंस और कुछ अवेयरनेस आपको महसूस हो रही हो। तो अगर आपको कोई अवेयरनेस महसूस हो रही है, आप इस अवेयरनेस को, इस अंडरस्टैंडिंग को एक बार शेयर करो, ताकि हम सब लोग मिलकर, क्योंकि हम जिस टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक क्या है, ह्यूमैनिटी है। तो ह्यूमैनिटी जो होती है ना, ह्यूमंस की है, तो हम एक दूसरे से जल्दी से सीखते हैं, एक दूसरे के साथ ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो इस छोटी सी एक्सरसाइज को जो आपने स्कोरिंग की, कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है? इफ एनीबडी गिव दैट शेयरिंग। सर क्लियरिटी नहीं हुई अभी। ओके, किसी को कुछ प्रेजेंट हुआ? ये काफी पावरफुल एक्सरसाइज है, क्योंकि मैं अपना इतना देख रहा था कि भाई मैं तो फैमिली से बड़ा अटैच्ड हूँ, या बड़ी मुझे अवेयरनेस है। इवन हम्म। सेल्फ की मैं बोलूँ, अवेयरनेस के साथ साथ मैं एक्शन की बात भी कर रहा हूँ। तो पहले मैं सोचा 100% मार्क्स आएंगे मेरे जो रिलेशनशिप का आपने पहले एक्सरसाइज कराई। हम्म। पर जब मैंने आपने लिटरली करने को बोला तो देखा काफी गैप्स नजर आए दोनों चीजों में। हम्म। जो मैं सोचता हूँ और जो एक्चुअल है, हम्म। खुद ही एनालिसिस करके मैं वो गैप्स आ रहे हैं, और जब मैं उनसे पूछूंगा तो आई एम श्योर और गैप बढ़ जाएगा। ट्रू। जब हम अपने 100% देते हैं, बट एक्चुअली मैं 100% तो सोच के देख रहा हूँ, तो 100% मैं खुद ही नहीं दे पा रहा हूँ। हम्म। हम्म। अब मेरी रेटिंग अपने आप को थोड़ी ज्यादा रहेगी, और वाइफ से पूछूंगा या बच्चों से पूछूंगा तो हम्म। पता लगेगा, और अवेयरनेस वाला गैप काफी ज्यादा है। बहुत आई एम ज्यादा। नॉट दैट मच विच आई एम थिंकिंग ऑफ। हम्म। ये अवेयरनेस अभी, और सोसाइटी वगैरह में सोचता लोग मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। अभी देखा तो साले मैं तो खुद ही नहीं देख पा रहा हूँ लोग मेरे लिए, मैं कितना लोगों को पूछ रहा हूँ। तो ये जो आपने सेकंड एक्सरसाइज है उससे काफी, मतलब काफी ज्यादा वो पता लगा कि बहुत हमारे यहाँ गैप बहुत हैं सोचने हम्म। और करने, मेरे एंड पे तो एटलीस्ट। हम्म। तो इसमें एक और चीज की मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ, दोबारा से आप फोकस कीजिएगा, बड़ा अच्छा शेयर किया विनोद जी ने। मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों को जब हम स्कोरिंग कर रहे हैं, इन लोगों की रेटिंग को अगर हम कर रहे हैं कि भाई अगर मुझे रेटिंग करनी हो अब्दुल कलाम जी के, रतन टाटा की, कि इनकी रेटिंग क्या रही होगी सेल्फ के प्रति, फैमिली फ्रेंड्स के प्रति, सेगमेंट के प्रति, सोसाइटी और ह्यूमैनिटी के प्रति, तो कहाँ पे, मतलब पहले वाले सेक्शन में अगर आउट ऑफ 10 आपको नंबर देने हो, दूसरे में आउट ऑफ 10 देने हो, तीसरे में देने हो, चौथे में देने हो, तो किस में आपको लगा होगा कि इनके सबसे ज्यादा नंबर आए होंगे? उनका सेगमेंट में 100% आए होंगे, सोसाइटी, सेगमेंट कम्युनिटी, सोसाइटी एंड सेल्फ एंड सोल में। ह्यूमैनिटी हम्म। में भी 100% रहे होंगे। हम्म। हम्म। फ्रेंड शायद 0 रहे हो। हम्म। देखो आप ना अपने आप कर एक दो शेयर कर कर देखो। अभी हम किसी ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जिसको हम जानते हैं, और उसकी अगर हम खुद स्कोरिंग कर रहे हैं तो स्कोरिंग का लेवल देखो। इसलिए मैंने 2 एग्जांपल दिए कि अब्दुल कलाम या रतन टाटा, किसी को भी आप ले लो, अगर आपको इनको स्कोरिंग करनी पड़ जाए कि इनकी स्कोरिंग, एफर्ट लेवल, अवेयरनेस लेवल, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेवल, सेल्फ के प्रति आउट ऑफ 10 कितना होगा, फैमिली फ्रेंड्स के प्रति कितना रहा होगा, सेगमेंट सोसाइटी के प्रति क्या रहा होगा, ह्यूमैनिटी के प्रति कितना रहा होगा। जो ये एक्सरसाइज मैं करा रहा हूँ ना, इसमें ना पार्टिसिपेट करना पड़ेगा आपको। मैं बहुत क्लासेस में नहीं बोलता आपको, आपके कैमरे ऑफ हैं मैं मान लेता हूँ, बट ये वाली चीज ना क्रिएशन नहीं होगा जो मैं क्रिएट कराना चाह रहा हूँ। तो आपको ना मेरे साथ या तो लाइव कन्वर्सेशन में आना पड़ेगा, या आपको कैमरा ऑन करके बात करनी पड़ेगी। 15 मिनट का टॉपिक है, क्योंकि उसके बाद तो फिर वापस से ज्ञान शुरू हो जाए, क्योंकि इसी के बेस पे आगे बिल्ड होगी मेरी सारी कहानी जो मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। मैं क्या करना चाह रहा हूँ आपके साथ में, मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप देखो यहाँ पर जो मैं शेयरिंग कर रहा हूँ आपके साथ में, इस शेयरिंग में आपको ये निकल कर आएगा कि
कुछ ऐसे लोग जो महान रहे हैं, उनकी स्कोरिंग करना आपके लिए भी आसान रहा है ना। और यहीं पे मैंने पूछा कि एक मजदूर की अगर आप स्कोरिंग करो, तो उस मजदूर को आउट ऑफ 10 अगर आप दोगे तो किस तरीके से दोगे। तो वो जो डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, उस डिफरेंस की मैं शेयरिंग लेना चाहता हूँ, उसको पूछना चाहता हूँ, कुछ समझ में आ रहा है आपको? नवीन भाई आपको, धर्मेंद्र जी आपको, अशोक जी, यस सर। क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है हेमंत भाई? सर इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कि इन पांचों लेवल पर, चाहे वो हम्म, टाटा सर हो, अब्दुल कलाम सर हो, कहीं हम्म, ना कहीं हमारा एक परसेप्शन भी है कि इन चीजों में इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन सारी चीजों किया है, जबकि हम्म, हम इनको जानते नहीं है। हम्म, लेकिन जितना भी हम जानते हैं, तो हम्म, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक परसेप्शन है कि नहीं नहीं यार, इन्होंने बहुत अच्छा किया है। वहीं दूसरी तरफ किसी मजदूर के बारे में या किसी अननोन व्यक्ति के बारे में हमें लगता है कि नहीं यार, इसके एज सच कोई अचीवमेंट या एज सच इसकी नॉन प्रेजेंस नहीं है सोसाइटी के अंदर, तो हम्म, शायद इसने अपने आप को उस लेवल पर एक्सप्लोर नहीं किया होगा, डेवलप नहीं किया होगा। हम्म, 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 तो सर जो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कि रतन टाटा सर हो या अब्दुल कलाम सर हो, जिनको हम पर्सनली नहीं जानते, हम्म, लेकिन उनकी उनका परसोना ऐसा है कि उसके बावजूद भी हम उनके बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम्म, यानी कि इसको अगर मैं इस तरीके से बताऊं कि जब मैंने मजदूर को किया होगा या आपने किया होगा, तो आपने जी देखा होगा सेल्फ और सोल लेवल पे तो कुछ करता ही नहीं होगा काम। वो अपनी हाँ फैमिली सर, के ये तो लिए या एकदम फ्रेंड्स के लिए फोकस कर रहा होगा। जी यानी कि जी अगर जी। आउट ऑफ 10 देना हो तो पहले वाले में मैंने उसको दिया होगा 2 या 3, और हाँ दूसरे जी वाले में मैंने दिया होगा उसको 8 या 9, क्योंकि उसका जी। पूरा फैमिली फ्रेंड्स के लिए रहता है मजदूर का, कि मैं अपने बिल्कुल। बच्चों का पेट पालूं। हाँ सेगमेंट पे या कम्युनिटी लेवल पे तो उसका शायद 1 या 2 होगा, सोसाइटी पे 0 होगा, ह्यूमैनिटी के लिए कभी सोचता ही नहीं होगा। ये मेरी बिल्कुल सर। अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए। बट अगर जब जी मैंने रतन टाटा की बात की होगी, अब्दुल कमाल जी की बात की होगी, तो ह्यूमैनिटी पे मैंने आउट ऑफ 10 दिया होगा, सोसाइटी पे 10 दिया होगा, कम्युनिटी पे जी। पूरा 10 दिया होगा। फैमिली फ्रेंड्स का मुझे नहीं पता कि रिश्ते पूरे निभाए होंगे, लेकिन ये है कि 7-8 तक निभाए होंगे। और सही सेल्फ बात। लेवल पे 100% 10 रहा होगा, जी है ना। जी तो जी। मैं आपको क्या डिफरेंस क्रिएट करना चाह रहा हूँ, या आप में से किसी को इस एग्जाम्पल को समझाते समझाते जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ कुछ समझ में आया? यस सर। क्या अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई? सर कि जो मैं समझा हूँ कि अपने लेवल पर या फैमिली के लेवल पर तो हर कोई कर लेता है, हाँ, एक मजदूर भी अपना पेट पाल लेता है। हाँ, आपने ह्यूमैनिटी के लिए क्या किया, सोसाइटी के लिए क्या किया, हम्म, वो आपकी पहचान अपनी नजरों में भी बनाता है और सोसाइटी की नजर में भी बनाता हम्म, है। तो जो हमारा एट लास्ट है, हमारा कंट्रीब्यूशन जो भी हम कर रहे हैं, हम्म, एट द एंड ऑफ द डे हम्म, सोसाइटी को उससे क्या बेनिफिट होगा, हम्म, ह्यूमैनिटी को उससे क्या बेनिफिट होगा, हम्म, अब तक हमने क्या बेनिफिट दिया है, हम्म, या सिर्फ हम अपने ही बारे में सोचते जा रहे हैं। यस, बहुत बढ़िया, गुड। तो थॉट प्रोसेस जो मैं आप लोगों के साथ क्रिएट करना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि गेम आपका है। दोनों वर्ल्ड चल रहे हैं। एक वर्ल्ड चल रहा है स्पिरिचुअलिटी का, लास्ट क्लास के अगर कंटिन्यूशन की बात करूं, एक वर्ल्ड चल रहा है रियल वर्ल्ड, जहाँ रियल में रिश्ते नाते मायने रखते हैं, जहाँ रखते हैं अपने पराये मायने रखते हैं। बट जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ह्यूमैनिटी वर्ल्ड है, वहां पे मायने नहीं रखते, वहां पे ह्यूमन मायने रखता है। तो आप कौन सा गेम खेलना चाहते हो? दोनों ही गेम आपकी चॉइस के हैं, आपको पावर देंगे, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप नोटिस करो, जो बड़ा गेम है, लार्जर गेम है, वो शुरू होता है सेल्फ से, सोल से। जरूरी नहीं आपको ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है। अगर आप सेल्फ और सोल के लिए ही 100% कॉन्ट्रीब्यूशन रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, और सारी चीजें भी आपके लिए टेक ऑन हो जाएंगी। बट बहुत सारे लोगों का फोकस, जैसे अगर मैं विजय माल्या की बात करूं, उसका फोकस सेल्फ सोल तो था ही नहीं, सेल्फ और फैमिली रहा होगा। मेरा मानना है, सिर्फ एग्जाम्पल समझने के लिए यहाँ पे। जैसे अब्दुल कलाम जी का फोकस फैमिली फ्रेंड्स इतना नहीं रहा होगा, उनका फोकस सेल्फ सोल और ह्यूमैनिटी रहा होगा, यानी कि वहां पे भी 10 होगा, वहां पे भी 10 रहा होगा। तो आई एम जस्ट सेइंग कि आपको अपने गेम का पैरामीटर देखना है कि आपको गेम किस लेवल पे खेलना है। क्योंकि जिस लेवल पे भी आप गेम खेलोगे, वहां पे आपकी एनर्जी अप एंड डाउन होगी, और उसी अप एंड डाउन होने वाली एनर्जी के ऊपर हमें काम करना, उसी के ऊपर फोकस करना है, उसी को हमें समझना है। यानी कि मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, इस कन्वर्सेशन को आगे अगर मैं बढ़ाऊं, कि आप कोई भी रिलेशनशिप निभाओ, वो ह्यूमैनिटी लेवल पे निभाओ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ निभाओ, या किसी भी लेवल पे निभाओ,
उस हर रिलेशनशिप का जो फर्स्ट बेस है, प्रिंसिपल है, वो है ट्रस्ट। यानी कि अगर हम रिलेशनशिप को समझे दो तरीके से, कुछ रिलेशनशिप ऐसे जो पर्सनल है, कुछ ऐसे प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल मतलब एक पर्पज है, उस पर्पज के साथ अगर आप जुड़े हुए तो रिलेशनशिप है, वो पर्पज अगर खत्म है तो रिलेशनशिप खत्म है। समझ में आई क्या बात बता रहा हूँ? प्रोफेशनल रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि एक पर्पज है, तो उस पर्पज है तो हम साथ जुड़े हुए हैं। जो पर्पज खत्म तो रिलेशनशिप खत्म, वहां पे कोई अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी नहीं बचती है। और पर्सनल जो आप निभाते हो, तो इन दोनों ही रिलेशनशिप को अगर समझना है तो जो फंडामेंटल है, जो ग्लू है जिसकी वजह से रिलेशनशिप बसी हुई है, वो क्या है? ट्रस्ट। यानी कि यहाँ पे दो चीजें निकल कर आई, रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप को बांधने के लिए जो चीज बनती है वो है ट्रस्ट। तो अगर हम ट्रस्ट को समझे तो ट्रस्ट है क्या? ट्रस्ट इज बेसिकली योर फर्म बिलीफ, यानी कि आपका आपका वो मजबूत विश्वास, कॉन्फिडेंस इन द रिलायबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ट्रुथ, एबिलिटी ऑफ समथिंग और समवन। यानी कि किसी इंसान में या किसी चीज के प्रति जो आपका विश्वास है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपको जो उसके चांसेस लगते हैं, जो उसके अंदर सच्चाई लगती है, जो उसकी आपको उसकी एबिलिटी लगती है, वो आपका ट्रस्ट है। यानी कि इंपॉर्टेंट क्या है इस पूरी कन्वर्सेशन में? योर, आपका। ऐसे अगर मैं बात करूं, जो रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप भी दो पैरामीटर में बटा। पहला बेस क्या बना? पर्सनल रिलेशनशिप। तो पर्सनल रिलेशनशिप मतलब गिविंग 100% टू रिलेशनशिप without anticipating anything in return and accepting each other's imperfection or flaws and loving। यानी कि अगर मैं पर्सनल रिलेशनशिप की डेफिनेशन को समझूं तो उसके अंदर चार चीजें निकल कर आई। पहली चीज क्या निकल कर आई पर्सनल रिलेशनशिप में? गिविंग 100% टू रिलेशनशिप। इसका बेस्ट एग्जांपल है, तब एग्जांपल के साथ आप समझ पाओगे। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है चाइल्ड और पेरेंट्स का, यानी कि माँ और एक बच्चे का। क्या है? माँ का गिविंग 100% रहता है विदाउट एंटिसिपेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। वो कुछ उम्मीद नहीं कर रही कि उसको कुछ इन रिटर्न मिले। एक्सेप्टिंग ईच अदर इन फ्लोज एंड इम्परफेक्शन। माँ के बच्चे में कितनी कुछ कमियां क्यों ना हो, उसको फिर भी वो परफेक्ट लगता है। उसके फ्लो के ऊपर फोकस नहीं करती, और उसका कंटिन्यूशन काम है लविंग का। तो पर्सनल रिलेशनशिप का मतलब ये होता है। तो अगर आपकी ये वाली रिलेशनशिप जिस जिसके साथ है, इसका मतलब वो आपके साथ कौन सी रिलेशनशिप चल रही है? पर्सनल रिलेशनशिप चल रही है। तो जो दूसरी बच गई, जो बहुत सारी हम चलाते हैं, उसको हम कौन सी बोलते हैं? फंक्शनल रिलेशनशिप। मींस जो चलानी है। तो फंक्शनल रिलेशनशिप क्या हुई? इट्स अबाउट म्यूचुअल ग्रोथ, सपोर्ट, रेस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। मींस जहां पे आप मीनिंगफुल पर्पसफुल रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, वो कौन से होंगे? वो आपके फंक्शनल रिलेशनशिप होंगे। जैसे समझने के लिए आमूमन तौर पर देखा गया है, भाई बहन के रिश्तों में थोड़ी सी उतनी मजबूती नहीं होती, तो वो एक किस्म से थोड़ी सी फंक्शनल होती है। वो एक दूसरे को म्यूचुअल ग्रोथ, सपोर्ट देते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, क्योंकि उनको पता भी ये हमारा जो रिश्ता है ये मीनिंगफुल पर्पसफुल निभाना है। बट चांसेस आर कि आपके अगर बच्चे हैं, या आप अगर किसी के बच्चे हो, वो वाली रिलेशनशिप को अगर देखोगे तो वो पर्सनल रिलेशनशिप में आती है। तो आपके बहुत सारे रिलेशंस पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होते जिनको आप कहते हो, वो आपके फंक्शनल रिलेशनशिप्स होते हैं। मजे की बात यह है कि पर्सनल और फंक्शनल दोनों ही बहुत बेहतरीन है, मजेदार है। दिक्कत यह कि एज ए ह्यूमन हमें पता ही नहीं कि कौन से कैजुअल है। हम अपने क्लोज और कैजुअल रिलेशनशिप के अंदर डिफरेंस ही क्रिएट नहीं कर पा रहे। यानी कि आपके पर्सनल रिलेशन या फंक्शनल रिलेशन, ये दोनों ही अगर आप देखो तो ये कौन से हुए? आपके क्लोज हैं, अच्छे हैं, बट कैजुअल पे भी उतनी एनर्जी लगा रहे हैं हम, जहां पे हमें पता भी नहीं है कि ये रिलेशनशिप का मायने क्या है। और इसी वजह से आप देखो कि जो आपकी रिलेशनशिप है कैजुअल वाली, जहां पे आपका टाइम, आपका एफर्ट, आपकी अटेंशन, आपकी एनर्जी जाती है, जो अप होती है, डाउन होती है, लो होती है, यही तो इम्पेक्ट कर कर जाती है। यही तो दिक्कत दे रही है आपके साथ में। अभी जैसे मैं कुछ समय पहले पार्टी पॉलिटिक्स के चक्करों में रहता था, तो मैं बड़ा इम्पेक्टेड होता था।
या किसान आंदोलन हो गया, देश में क्या बदलाव हो रहा है, महंगाई हो गई, ऐसा हो गया, यानी कि मैं इम्पेक्टेड हो रहा हूँ ऐसी चीजों से, ऐसी इंसिडेंट से अपनी एनर्जी को डाउन फील कर रहा हूँ, ऐसी चीजें जहां पे मेरा कोई से नहीं है, कोई मेरा बहुत बड़ा सा कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो मैं आपको इस कन्वर्सेशन में क्या प्रेजेंट कराना चाह रहा हूँ, ये प्रेजेंट कराना चाह रहा हूँ कि एज ए ह्यूमन आपके पास एक एनर्जी है इनसाइड। वो एनर्जी आपकी कभी अप होती, कभी डाउन होती है। ये अप एंड डाउन कहाँ होती है? ये अप एंड डाउन होती है ह्यूमंस के साथ, यानी कि दूसरे ह्यूमंस के साथ। वो दूसरे ह्यूमन के हमने पैरामीटर देखे, जिसको हमने नाम दे रखे। कहीं पे हमने उसको पेरेंट्स कहा, कहीं पे किड्स कहा, कहीं पे सोसाइटी कहा, कभी ह्यूमैनिटी कहा, अलग अलग नाम दे रखे। तो इन सारे के साथ में जो आपका ग्लू है, जिसके साथ आप जुड़े हो रिलेशनशिप, उसके बेस को समझो ना। इसके 3 बेस निकल कर आए। पहला बेस निकल कर आया पर्सनल रिलेशनशिप। तो पर्सनल रिलेशन कई लोगों को नहीं पता है, उनको सारे पर्सनल एक जैसे ही लगते हैं, क्या ये मेरा पर्सनल है। दूसरे रिलेशन होते फंक्शनल रिलेशंस, और तीसरे होते कैजुअल रिलेशंस। तो लोग कैजुअल को भी वही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जो एक पर्सनल और एक अपने फंक्शनल को देनी। तो आप खुद सोचकर देखो, तो आप खुद इंपेक्टेड होगे या नहीं होगे? आपकी एनर्जी, आपका टेंशन, आपका टाइम आप पूरा वहां दोगे तो दिक्कत आएगी ना। भाई शाम के टाइम आप अपने बच्चों के साथ समय बिताने की जगह पड़ोसी के पास जाओगे, वहां समय लगाओगे, वहां एफर्ट लगाओगे, और थोड़े दिनों बाद समाज बोलेगा कितना बेकार आदमी है, आपके घर वाले बेकार बोलेंगे आपको, तो आपको इम्पैक्ट फील होगा ही नहीं होगा? थोड़ा सा बातचीत कर ले। मैंने कहा ना, आज के टॉपिक में थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी ना, खाली इसको ज्ञान कितने नहीं लेंगे। ह्यूमन टॉपिक है तो ह्यूमैनिटी के साथ बात करनी पड़ेगी आपके साथ। भाई ह्यूमैनिटी के नाम पे किसी इंसान का तो भला कर रहे हो, किसी के बच्चे का तो भला कर रहे हो, गलत कहाँ है इसमें? तो आपको भी बुरा क्यों लग रहा है जब कोई आकर कह रहा है आपको? आपका तो काम था भी ह्यूमैनिटी को सर्व करना। तो पड़ोसी के बच्चे के पास चले गए, उसके साथ खेल लिए, है ना, रोज उसी के पास गए, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, तो क्या दिक्कत है? किसी का तो भला कर रहे हो ना, हुई ना कुछ दिक्कत तो हुई ना, तो उसको महसूस करो ना क्या हो रही है। भाई आप यहाँ कुछ रिलेशन निभाने आए थे। कुछ रिलेशन क्या थे? पर्सनल वाले। कुछ कौन से थे? जो फंक्शनल थे। और कुछ कैजुअल थे। आप कैजुअल को वो इंपॉर्टेंस दे रहे हो जो आपको पर्सनल को देनी चाहिए थी। तो आपको क्या दिखा यार, मेरी एनर्जी, मेरा टाइम, मेरी अटेंशन ड्रेन होगी, कभी अप हो रही कभी डाउन हो रही, क्योंकि हमारे पास मास्टरी नहीं है ना अपनी इस एनर्जी को होल्ड करने की। हम तो 4 लोगों की बातों से बुरा फील कर जाते हैं। कोई आकर हमें ये कह दे कि क्या कपड़े पहन रखे आज तूने, यार कैसे तूने बात कर ली, यार तेरे अंदर ये अच्छा नहीं है, हम उतने से इम्पेक्टेड हो जाते हैं किसी और के कहने से। तो यानी कि हम तो अपनी एनर्जी अप एंड डाउन कर ही रहे हैं ना, किसी ना किसी तरह। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास वो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी नहीं है, तो वो थॉट प्रोसेस नहीं जा रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सो चूज एंड डिसाइड। आप चूज करो और आप डिसाइड करो कि कौन से कैजुअल और कौन से क्लोज रिलेशनशिप हैं जिसको आपको निभाना है। सभी पे उतना समय, उतना एफर्ट, उतनी एनर्जी, अटेंशन नहीं लगानी है जितनी आप लगा रहे हो। आपको अपने आसपास मीनिंगफुल और पर्पसफुल रिलेशन बिल्ड करने हैं। ऐसे रिलेशन बिल्ड करने हैं जो ग्रोथ ओरिएंटेड हो, सपोर्ट ओरिएंटेड हो, रेस्पेक्ट ओरिएंटेड हो, और अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेड हो। क्योंकि अगर ये वाला पैरामीटर नहीं है उन चीजों के अंदर, और आप जो निभा रहे हो, तो इसका मतलब आप कैजुअल के अंदर ज्यादा अटेंशन, ज्यादा समय लगा रहे हो। मैं आपको क्या इस प्रोसेस के थ्रू डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्या आपको एक एक्शन पॉइंट देना चाह रहा हूँ। 2 वेज टू डील विद इमोशनल रिलेशनशिप। यानी कि जो ये इमोशनल एनर्जी आपकी ड्रेन हो रही है ना, कभी अप एंड हो रही है, कभी डाउन हो रही है, अलग अलग लोगों के साथ, क्योंकि ह्यूमन तो होगी। भाई आपको अगर चाटा मारा जाए तो दर्द होगा या नहीं होगा? क्यों हो रहा है? क्योंकि वो नेचर है। तो ऐसे ही आपकी एनर्जी, इमोशनल एनर्जी जो है, वो इम्पेक्टेड होगी। तो इसको अगर डील करना है, जो आपने भी स्कोर निकाला था थोड़ी देर पहले, उसको अगर डील करना है, तो डील करने के 2 तरीके। पहला तरीका है खुद अपने आप, और दूसरा तरीका है आउटर वर्ल्ड से। तो ये तरीके सीखने चाहता हो, समझना चाहते हो, या ऐसे ही मैं सिर्फ डॉक्टर साहब का चेहरा देखता रहूं? जी सर्वेश जी कुछ पूछना चाह रहे हो? तो सर्वेश की भी शक्ल दिख गई आज तक। नहीं हाँ सर। जी, हाँ जी। सर्वेश कुछ पूछना चाह रहे तो आपको अनम्यूट करना होगा। हाँ। हेलो। जी मैं कह बोलो। रहा था कि कुल मिला के बात यह है कि भाई अपने काम से काम रखो, फालतू की चीजों में क्यों हम इतना वो चीज करते हैं, और ऐसी अ, जगह पे क्यों बैठे हैं जहाँ पे कोई सुख नहीं है। और हाँ,
हाँ, एक कॉन्टेक्स्ट तक। लेमैन की बात समझ भी आना सकती है। हम ऐसी जगह पे क्यों बैठे जहाँ किसी कोई भी पर्पस हमारा सॉल्व नहीं हो रहा है, और जिस पर्पस के लिए दौड़ रहे हो वो उसमें भी नहीं बैठ रहे हम लोग। हाँ, इसकी अवेयरनेस है, एटलीस्ट लेकिन फिर भी कर तो रहे ना हम। तो मैं कह रहा हूँ, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं जा रहा। वो तो आपको मैंने बता दिया कि आपको उसको लेना ही नहीं लेना। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में जा रहा हूँ कि किसी भी जगह हो, आपकी एनर्जी अप एंड डाउन होने वाली है। तो उस अप एंड डाउन को होना, तो उसको डील कैसे करोगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। तो जब आपकी एनर्जी अप एंड डाउन हो, तो कैसे डील कर सकते हो, कैसे उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। फर्स्ट इज विद सेल्फ। सेल्फ से कैसे करोगे जिस एनर्जी को डील, कैसे फोकस करोगे। पहला क्या है, टू हैव द लेस एक्सपेक्टेशन। ये आप ही कर सकते हो, आप ही को समझना होगा कि भाई आपको क्या समझना होगा कि हर रिलेशनशिप का एक रोल एंड गोल है। जिस रिलेशनशिप के अंदर आप हो, तो आप अपने रोल एंड गोल को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दो और समझना शुरू कर दो कि भाई ये जो रोल गोल है किस कैटेगरी के अंदर आता है, उसी हिसाब से ऊपर फोकस करो। हो क्या रहा है कि हम कैजुअल रिलेशनशिप में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए था, कहाँ, फंक्शनल रिलेशनशिप के अंदर। दिक्कत वहां आती है। दिक्कत आती है तो हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। किसी इंसान से मैं मिला एक नेटवर्किंग मीटिंग में, मैंने उसको विजिटिंग कार्ड दिया और मैं क्या उम्मीद कर रहा हूँ, कोई बताएगा? कि वो बात करो यार। बिजनेस दे दे, रेफरल दे दे। बिजनेस दे देना, रेफरेंस दे दे। भाई वो कैजुअल रिलेशन बना है। हाँ वही उसका तो। काम उसका काम क्या था, सिर्फ वो बने, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन कर रखी है कहीं ना कहीं। तो एक चीज क्या है कि आपको ये तीनों लेवल की रिलेशनशिप को समझना पड़ेगा, उनके रोल एंड गोल को समझना पड़ेगा। आपका अगर बेटा है या आप किसी के बेटे हो, तो वहां पे जो पर्सनल रिलेशनशिप होती है, या कई बार कुछ अच्छे और रिलेशन भी होते हैं पर्सनल के अंदर में, जहां वो कुछ गलत कर देते हैं, फिर भी हम उनके साथ खड़े रहते हैं। कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ता है, पुलिस थाना भी घूम कर आना पड़ता है। बट ये कोई दूसरा कैजुअल कर दिया था, रात को उठकर जाओगे आप उसके लिए। तो यानी कि आपको अपनी एक्सपेक्टेशन को कम करना होगा और अंडरस्टैंड करना होगा रिलेशनशिप के क्या रोल है और क्या गोल है। दूसरा, आपको अंडरस्टैंड करना होगा दूसरे की साइड भी। बहुत बार जो इंसान से आप उम्मीद कर रहे हो और वो आपके साथ नहीं कर रहा है, तो भाई उसकी भी कोई ना कोई मजबूरी, कोई ना कोई थॉट प्रोसेस, कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग रही होगी ना। एज ए ह्यूमन आपको वो वाला फैक्टर भी तो देखना पड़ेगा। और तीसरा, आपको आग लगानी होगी अगर आपको अपने एनर्जी को, अपने रिलेशंस को, अपने इमोशंस की को हाई लेकर जाना है। तो जितना ज्यादा आप लोगों को एक्नॉलेज करोगे, अप्रिशिएट करोगे, ग्रेटिट्यूड दोगे, आप हाई हो जाओगे। जरूरी नहीं है कि आप जिनको जानते हो, जिनको आप नहीं भी जानते हो, उनमें भी अच्छाई होती है। एटलीस्ट देना तो शुरू करो। क्योंकि जैसे आप किसी को भी देते हो, क्योंकि आप पॉजिटिविटी दे रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाओगे, आप ऑटोमेटिकली स्ट्रांग बन जाओगे। कल मेरे साथ सर्वेश बैठे थे, याद हो सर्वेश को। एक लड़की जा रही थी, तो उसको मैंने एक्नॉलेज किया। मैं पहली बार उससे बात की थी, मेरे ऑफिस में थी वो। बड़ा अच्छे से काम करती थी। तो दैट टाइम, इफ यू हैव रिलेट, तो मैंने थर्ड वाला चैप्टर यूज किया था। क्योंकि मैंने उसकी एनर्जी हाई कर दी, मैंने अपनी एनर्जी हाई कर दी, उसको एक्नॉलेज, अप्रिशिएट कर दिया। चार चीजें मैंने उसके अंदर अच्छी देखी, मैंने उसको बता दी। तो आपको अगर अपनी खुद की इमोशनल एनर्जी को, रिलेशनशिप को हाई करना है, यानी कि इमोशनल रिलेशनशिप एनर्जी को अगर हाई करना है, तो आपको सेल्फ से रिलेटेड ये तीन ही चीजें कर सकते हो जो आपके कंट्रोल में, जो आपके हाथ में। बोला जी ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा, बाय शेयरिंग। ये तो आपके हाथ की होगी। दूसरा हो गया शेयरिंग के थ्रू। बट इंपॉर्टेंट यहां पे ये है, whom with the share and why to share and how to share। मैं किसी से इंपेक्टेड हो गया, लेट्स सपोज मैं इंपेक्टेड हो गया अपने पेरेंट्स की किसी बात से, अपने बच्चे की किसी बात से, अपने एम्प्लॉय की किसी बात से, या बाहर समाज में किसी बंदे ने कुछ मेरे को बोल दिया, तो इंपेक्टेड हो गया। तो इंपेक्टेड हो गया तो एनर्जी तो ड्रेन होगी ना, डाउन हो गया एनर्जी। तो पहला तरीका क्या है उस एनर्जी को हाई करने का, कि मेरे को एक्सपेक्टेशन कम रखनी चाहिए थी, उस बंदे को अंडरस्टैंड करना चाहिए था, उस बंदे को एक्नॉलेज, अप्रिशिएट, ग्रेटिट्यूड देना चाहिए था। दूसरा क्या है, क्योंकि ये इतनी जल्दी से वर्क नहीं करता पहले वाला, दूसरा क्या है, शेयरिंग की जा सकती है। बट whom, why एंड हाउ। तो मैं इसका अगर आंसर करूं, टू द सेम कंसर्न पर्सन। अगर जिसके साथ आपकी एनर्जी ड्रेन हुई है, अगर आप उससे कर सकते हो, आपको करना आता है, आपको जजमेंट की जगह फीडबैक देना आता है, आपको एक्सप्रेशन करना आता है, तो सबसे बेस्ट टूल होता है उसी इंसान से बात करो जिससे आपको दिक्कत हुई है। अगर आपको लगता है कि भाई उससे नहीं कर सकता, बहुत बार ऐसे चांसेस होते हैं, तो फाइंड आउट सम मैच्योर पर्सन।
आपको लग रहा है यार मैं बीवी से झगड़ा हुआ है, बीवी से मैं डिस्कस नहीं कर सकता, सुनेगी नहीं। पेरेंट्स से झगड़ा हुआ, पेरेंट्स से मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता, बोल ही नहीं सकता उनको। तो फाइंड आउट सम मैच्योर पर्सन विद whom यू कैन शेयर, बिकॉज जब तक आप अपनी एनर्जी बाहर नहीं निकालोगे आप परेशान हो जाओगे। पहली चीज की मास्टरी नहीं है, सेल्फ मास्टरी नहीं है, तो शेयरिंग की मास्टरी करो। तो शेयरिंग में फाइंड आउट सम शुभ सलाहकार पीपल अराउंड यू विद whom यू कैन डिस्कस एंड क्लीन दैट एनर्जी, क्योंकि जब तक एनर्जी क्लीन नहीं होगी तब तक आपको मजा नहीं आएगा, नहीं तो आप उसको सप्रेस कर दोगे, कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो निकलेगी। सोचकर देखो, कल मैं बात कर रहा था, उसने बोला कि मैं अगर उससे बातचीत करूँ ना तो वो पुरानी बातें बोल दूंगा मैं उसको। कोई पुरानी कहाँ से बोल देगा, इसका मतलब पकड़ रखी है आज भी तूने पुरानी बातें, तभी तो बोल देगा। कब 4-5 साल 5 साल की कुछ हुआ था, आज भी पकड़े बैठे हो। तो इसका मतलब एनर्जी को क्लीन करने के लिए शेयर करना इंपॉर्टेंट है। सबसे टॉप मोस्ट होता है उस बंदे से शेयर कर लो। हाँ नहीं होती कई बार, मसल नहीं होता, बट किसी मैच्योर पर्सन से शेयर कर लो, आपका उस एनर्जी का लेवल 70-80% कम हो जाएगा। और आपके पास कोई मैच्योर पर्सन नहीं है और आप इंपैक्टेड फील कर रहे हो, कुछ बुरा लग गया है, शेयर विद एनीबडी। जरूरी नहीं कि किसी को फिक्स करो, किसी को भी शेयर कर दो। क्या बताना चाह रहा हूँ, मेट्रो में जा रहे थे, मेट्रो की लाइन आ गई, मेट्रो की लाइन में उस पुलिस वाले ने बोला भाई साहब सीधे हो जाओ ना, समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा आपको, लाइन में आ रखा, आप जल्दी बचा रखी है। आपको एकदम से फील हो गया, एनर्जी क्या हो गई, एकदम से ड्रेन हो गई। यार ऐसे कैसे बोल रहे हो, उससे लड़ोगे तो नहीं, क्योंकि उसके पास तो पुलिस का टाइटल है। कोई मजदूर होता तब उसको उल्टा भी बोल सकते थे, पुलिस वाला चुपचाप निकलोगे, बाद अंदर जा रहे हो, क्या करोगे। जो साथ में चल रहा है, जो अंदर निकल रहा है, यार ऐसे ऐसे बोल दिया उसने, देख कैसे बदतमीज आदमी है। इतना बोल के निकल जाओ कि एनर्जी निकल गई, होल्ड नहीं करना उसको, फोकस नहीं करना है कहीं ना कहीं। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आप ह्यूमन हो विद एनर्जी, एनर्जी बहुत सारी है, इस एनर्जी को होल्ड नहीं करना है। जितनी ज्यादा अंदर होल्ड करोगे, गलत वाली हैवी एनर्जी को डाउन करोगे, आप अपने आप को इंपेक्टेड रखोगे मेरे भाई। पॉइंट दे रहा हूं, जिस एक्शन पॉइंट से आपकी इमोशनल रिलेशनशिप एनर्जी को क्लीन किया जा सकता है, वो दो चीजें हैं। पहला तरीका है सेल्फ, इसकी मास्टरी कर लो, ये जबरदस्त चीज है। यानी कि उस पुलिस वाले ने कुछ बोला, उसको एक्नॉलेज कर दो, अप्रिशिएट कर दो, थैंक यू यार, इसका मतलब तू पूरा देश के प्रति समय, तो मजा आ गया तेरे को देख के, बहुत बढ़िया, मैं हो जाऊंगा लाइन में, कोई दिक्कत की बात नहीं। अपने अगले की प्रॉब्लम समझ ली ना, हो रखा होगा परेशान बेचारा, क्या पता बॉस ने डांट रखा, कुछ और कह रखा, एक्सपेक्टेशन कम थी उससे, कुछ नहीं, उसका रोल गोल समझा, तो उसका काम यही है, अपने आप से क्रिएट कर लोगी कहानी। बट मैं कह रहा हूँ सेल्फ वाली अगर नहीं है, आपका मन है शेयर करने का, तो फाइंड आउट दैट पर्सन, उसी से बात कर लो। अब लग रहा है उससे अगर मैं बात करूँ तो फंस जाऊंगा, क्योंकि वो ऐसे गुस्से में है। तो कोई मैच्योर बंदा तलाश करो, फोन करके बात कर लो। बट आपको लग रहा है इतनी मैच्योरिटी वाली बात नहीं है, तो किसी से बात कर लो, ऊपर चढ़ने के बाद हो जाएगी कहानी खत्म, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट इस छोटे से टूल को हम समझ नहीं रहे, हम तो कह रहे नहीं जी कोई ऐसा जादू मंत्र बताओ जो ऐसा हो, बताना कुछ हो जाए। पावरफुल बनने के लिए करना क्या है, यही तो देखना है कि 90% टाइम्स जब हम या हमारे से कुछ लोग शेयर करते हैं, तो दे जस्ट शेयर टू एक्सप्रेस दैट फीलिंग। उनको एक एक्नॉलेजमेंट चाहिए होता है, उनको एक एप्रिसिएशन चाहिए होता है, उनको एक एम्पैथी चाहिए होती है, बस। उनको ये नहीं चाहिए होता जो आप देते हो, उनको जो आप एडवाइस देते हो, सजेशन देते हो, सॉल्यूशन देते हो, सपोर्ट देने की कोशिश करते हो, चाहिए नहीं होती। 10% लोगों को चाहिए होती भाई। किसी आपने जब निकले मेट्रो से, आपने पड़ोसी को बोला तो क्या बताना चाह रहे थे, तो यही तो एक्सप्रेस करना चाह रहे थे ना, कह रहे कितना बेकार आदमी, कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है। तो आप क्या चाह रहे हो, अगला क्या बोलते, हाँ यार गलत कहा, इतना ही तो चाह रहे हो। या उसको क्या कह रहे हो कि ना रुक तू, मैं तेरे साथ चलता हूँ, मार के आते दोनों, चलो पीट के आते हैं, तेरे को मारना चाहिए। आप उसको एडवाइस थोड़ा ले रहे हो, आप उसको सिर्फ बताना चाह रहे हो ताकि आपको फील निकल जाए, उसको एक्नॉलेज कर दे, अच्छा ओहो गलत किया, बहुत बेकार आदमी था। इस ह्यूमन फिनोमिना को समझो कि जब लोग आपसे आकर बातें करते हैं या आप लोगों से जाकर बात करते हो, 90% टाइम्स आप अपने इमोशंस को सिर्फ एक्सप्रेस करना चाहते हो, उस इमोशन को एक्नॉलेज करना चाहते हो, उसके को अप्रिशिएट कराना चाहते हो, या उससे एम्पैथी लेना चाहते हो ताकि वो उसको रिलेट कर सके कि पता है मेरा टीम मेंबर छोड़ गया यार, 2-3 महीने तक मैंने उसको रखा। तो आप क्या करोगे, इसको हायर कर लो, उसको कर ले, उसको कर ले, ऐसा कर सके, ऐसा कर, अबे वो खाली बताना चाह रहा है, हाँ छोड़ गया, बहुत गलत किया यार उसने, छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, बस इतना ही बोल दो उसको, फिर डिलीट हो जाएगा, उसकी एनर्जी क्लीन हो जाएगी।
हम इस छोटे से ह्यूमन पैरामीटर अंडरस्टैंडिंग को समझ ही नहीं पा रही हैं। थोड़ी सी शेयरिंग लेना चाहता हूँ, थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि आज का चैप्टर ना थोड़ा थोड़ा बीच बीच में डिस्कशन के साथ बढ़ेगा आगे की तरफ। एनीवन वांटेड टू शेयर समथिंग? अभी तक क्या डिस्कवर हुआ, क्या नहीं हुआ? सर मैं आई यस यस। सर, इसमें ना एक चीज और है, आई थिंक जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत सारी चीजें जो पीछे अपने एक्सपीरियंस से मिली थी वो अब इतने बुलेट पॉइंट्स के रूप में आपसे मिल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल सर, आज से 10 या 15 साल पहले मैंने सोच लिया था कि यार अगर खुश रहना है ना तो भैया जीरो एक्सपेक्टेशन करता हूँ। ठीक है ना, जो करना है मुझे करना है, अगर कोई दूसरा कर दे तो वो बोनस है। तो सर इस चीज से ना मुझे मेरी पढ़ाई में बहुत फायदा हुआ। मैं कॉलेज टॉपर रहा, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रहा, मैं जापान के अंदर टॉपर रहा। क्योंकि सर मैं क्या करता था, मैं एग्जाम में जाता था, किसी को कोई भी सपोर्ट चाहिए होती थी मैं देता था, लेकिन सर मेरा आज तक मेरा नियम था कि मैं कभी किसी एक नंबर का भी नहीं पूछता था। दूसरा सर ये है कि ना, जैसे आपने बताया ना ये जो शेयरिंग वाला था, टू द सेम कंसर्न पर्सन, टू समवन मैच्योर और टू एनीवन नॉट फिक्स्ड। सर इसके अंदर क्या है कि अगर जब कभी ना मैं बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल लेवल पे पेनफुल पोजीशन में होता था तो सर मेरा ये नेचर है, मैं मंदिर में जाके बैठ जाता था। और मंदिर में जाके सर 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, तो सर जब मैं मंदिर से बाहर निकलता था ना तो मैं पूरी तरीके से फ्रेश हो जाता था। तो सर मैं थोड़ा सा आपसे जानना भी चाह रहा था कि ये जो आपने तीनों पॉइंट बताया, ये तो मैं अपनी मेरी हैबिट में है ही है। जैसे मेरा एक छोटा सा आपके साथ पर्सनल शेयर कर रहा हूँ कि मेरा एक नियम है कि वाइफ के साथ कोई भी मैटर हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं कभी किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, चाहे कोई भी हो। या तो मैं उस बात को पचा जाऊंगा या उस बात को उसे ही बता जाऊंगा। ये चीज है। तो यहाँ पे ना लेकिन सर एक छोटा सा करके बड़ा अच्छा पॉइंट आपने दिया है, और आई एम एक्नॉलेज यू कि आप एटलीस्ट ये वाला टॉपिक ला पाए। तो हमारे ना बहुत बार वाइफ के साथ में ना इश्यूज होते हैं, सबके होते हैं, मेरे भी होते हैं, आप लोगों के होते हैं साथ में। दो चीजें हैं। पहली चीज, या तो उसी से बात कर लो, हाँ। जो बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि अगला बंदा जल्दी से समझेगा नहीं उस चीज को लेके। अगर आपको लगता है कि वो चीज बोदर कर गई, यानी कि आप सेल्फ लेवल पे उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, उसको अप्रिशिएट एक्नॉलेज नहीं कर पाए, और उसकी एक्सपेक्टेशन रोल गोल को नहीं समझ पाए, और आपको वो भी थोड़ी सी इम्पैक्ट कर रही है, तो यू शुड हैव सम मैच्योर पीपल इन योर लाइफ विद हुम यू कैन डिस्कस। और वो वाला रूल हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके साथ कोई डिस्कस करता है या आप डिस्कस करने जाते हो, 80-90% टाइम्स यू जस्ट वांटेड टू शेयर इट, सिर्फ शेयर करना चाहते हो। जी जी, सर कंटिन्यू। इसमें ना जनरली क्या होता है, मैं सैंडविच अप्रोच यूज करता हूँ। मेरा नेचर है, अगर मुझे कभी किसी बात कोई खराब लगी सर मैं उस समय रिएक्ट नहीं करता। मैं 1 दिन या 2 दिन देता हूँ, उसको एनालाइज करता हूँ, फिर अपने आप से पूछता हूँ कि यार क्या ये इतनी ज्यादा है कि जिसे मुझे हर्ट होना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि नहीं यार ये बहुत छोटी चीज थी तो मैं उसे टेक इट वो कर देता हूँ, लिव इट कर देता हूँ। और अगर मुझे लगता है नहीं यार इसने बहुत ज्यादा बात कही है तो सर मैं एक अच्छा माहौल, अच्छा टाइम देके जब मैं उससे अकेले में बात कर सकूँ तब मैं उस बात को रखता हूँ। ग्रेट, सर थैंक लेकिन यू। मुझे एक चीज बताओ सर, जो मैंने आपसे पूछा था कि मंदिर में जाके, जब भी मैं मंदिर में जाता हूँ, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा शांति मिलती है और वो सारी चीजें, नेगेटिविटी एकदम दूर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ बस होता है, इसका रीजन क्या है? बस सर, ये सिंपल सा ये वाला रीजन है, यानी कि आपने उसको जो फोकस किया वो सेल्फ से फोकस किया है, सेल्फ। Okay. यानी कि आप जो अप्रोच कर रहे हो, यूज कर रहे हो, सेल्फ की अप्रोच कर रहे हो। अपनी एनर्जी लेवल को डील करने के दो तरीके हैं, पहला सेल्फ, दूसरा शेयरिंग। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है अपनी एनर्जी को डील करने का। नहीं तो एनर्जी अगर इनसाइड आपने रख ली और आप उसको डील करना नहीं जानते हो, वो आपके लिए घाव बन जाएगी जो कभी ना कभी निकलेगी। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा, जब कोई इंसान आपको मिलता है, कोई दोस्त या रिश्तेदार पुराना, और उसके साथ आपका कोई बिटर एक्सपीरियंस है, तो इमिडिएटली वो एनर्जी वापस से निकल आ जाती है। हाँ, वो चोर जो ऐसा करता था, हम्म। अच्छा वो बकवास आदमी। तो वो जो अंदर से वो वर्ड निकल रहे, जो फीलिंग निकल रही है, यानी कि आपने वो वहां पे सप्रेस कर दी। आपको लगता है कि आपने उसको कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल नहीं, उसको आपने सप्रेस कर लिया है। यानी कि आपने उस कूड़े को अपने घर में रख लिया, सेंट लगा के ऊपर से। आपको लग रहा है कि मैंने इस पे सेंट लगा दिया है, मैंने बड़प्पन कर दिया है, उसको क्लीन नहीं किया है। तो एनर्जी को क्लीन करना है। इसके अलावा किसी को कुछ कहना, पूछना, डिस्कस करना? अगली बार से ना मैं इस टॉपिक की जब शुरुआत होगी, मैंने लर्निंग ले ली सबके ना, मैं वीडियोज ऑन कराया करूँगा, बिना उसके मजा नहीं आएगा।
नाउ नेक्स्ट, अब मैं कह रहा हूं कि चलो ये पता लग गया आपको कि भाई इसका ना एक पावरफुल टूल है। बहुत सारे ट्रेनिंग्स में मैंने इसको देखा है, समझा है, जहां जहां मैं गया हूँ सब लोग उसको बताते हैं। ह्यूमंस के साथ अगर डील करना है, ह्यूमंस के साथ अगर अपनी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, बिकॉज जहां इस धरती पर हम आ रखे हैं वहां पे हमें रिलेशनशिप को निभाना है। तो रिलेशनशिप आपकी फैमिली में हो सकती है, आपके वर्क कल्चर पे हो सकती है, आप किसी बाहर वर्ल्ड में जाओ वहां पे हो सकती है। इस रिलेशनशिप को अगर इम्प्रूव करना है तो इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप के उस ट्रायंगल की, जो ट्रायंगल अपने आप में बहुत पावरफुल है। इसको हम बोलते हैं ARC ट्रायंगल। इट इज ए ह्यूमन साइंस विच डिस्कवर्ड सो मेनी ईयर्स पहले, जिसको डिस्कवर किया गया है और इसको बताया गया है कि अगर आपको ह्यूमन को डील करना है तो उसका एक तरीका है डील करने का। कैसे? ARC कहता है कि आप उस इंसान के साथ अपनी एफिनिटी क्रिएट करो, अपना लगाव क्रिएट करो, उसके साथ रियलिटी क्रिएट करो, ताकि आप उसके साथ उस एग्रीमेंट में आ जाओ जिस चीज को वो बताना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है, और उसके साथ कम्युनिकेशन करो। तो ये 3 एंगल को आपको फोकस करना है। इन तीनों में से किसी भी एक एंगल को अगर आप पकड़ते हो, उसके ऊपर फोकस करते हो, ऑटोमेटिकली आप अपनी रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। यानी कि विदाउट रियलिटी और सम एग्रीमेंट योर अफिनिटी एंड कम्युनिकेशन बिकम आर्ग्यूमेंट। मतलब आप किसी इंसान से कम्युनिकेशन कर रहे हो और वहां पे आप उस इंसान के साथ रियलिटी में नहीं आ रहे हो। वो इंसान कह रहा है कि जी आपने मेरे साथ गलत किया, और आप कह रहे नहीं। तो यानी कि आपने और उस दोनों ने एक दूसरे के साथ रियलिटी को मैच नहीं किया है, आप एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग में नहीं आए हो। तो आगे का जो कम्युनिकेशन होगा वो एक किस्म से आर्ग्यूमेंट की तरफ जाएगा। कितनी बार ऐसा होता है कि आपकी रियलिटी किसी के साथ मैच नहीं करती, जैसे कि आपके बच्चों के साथ में या पेरेंट्स के साथ में, बट क्योंकि आपका लगाव है उनके साथ में, बट आप कम्युनिकेशन में रहते हो, तो आप फिर भी उस रिलेशनशिप को निभा जाते हो, उसको आगे की तरफ टेक ऑन कर जाते हो, उसके साथ आगे की तरफ बढ़ जाते हो। तो यानी कि आपको अगर किसी के साथ भी रिलेशनशिप के पैरामीटर को बढ़ाना है तो इन 3 में से कोई भी एक चीज पकड़ लो आप। जैसे कि आप कम्युनिकेशन 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 करते रहोगे, उसमें एफिनिटी या रियलिटी नहीं होगी, तो धीरे धीरे आपको उसके अंदर एफिनिटी और रियलिटी आ जाएगी, बशर्ते कि आप उस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना चाहते हो। अगर आप रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते हो तो जितना ज्यादा कम्युनिकेशन करोगे वो आपकी उस रिलेशनशिप को खराब ही करेगा आपके साथ। यानी कि इफ यू कैन इंप्रूव वन कॉर्नर ऑफ दिस ट्रायंगल, द रिमेनिंग 2 कॉर्नर इंप्रूव ऑटोमेटिकली। द इजिएस्ट कॉर्नर इज टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के साथ अपनी एफिनिटी, अपने लगाव को बढ़ाओ, और एज ए रिजल्ट आपकी रियलिटी, आपका एग्रीमेंट उस इंसान के साथ बढ़ जाएगा। ये बहुत बेहतरीन साइंस है। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से मैंने इसको सुना है, सीखा है, इसको मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। जहां पे भी आपको रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना है, जहां पे भी आपको अपनी रिलेशनशिप के स्कोर को बढ़ाना है, बेशक से आप पहली बार किसी इंसान से मिलो, उस इंसान से अगर आपको बढ़ाना है तो आपको क्रिएट क्या करना है? कम्युनिकेशन विद रियलिटी, एफिनिटी अपने आप आ जाती है। कैसे? कि आप किसी इवेंट में जाते हो, नेटवर्किंग इवेंट के अंदर, वहां पे आप टॉपिक पे बात करते हो कि जी राम मंदिर बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो गया, अच्छा काम कर दिया, क्लियर है। अगला भी कह रहा है जी बहुत बढ़िया हो गया। तो जैसे आपकी और उसकी रियलिटी मैच कर गई, आपका कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगा, मजेदार हो जाएगा। अगले ने कहा जी गलत किया है, पार्टी पॉलिटिक्स कर रहा है मोदी, कुछ नहीं करेगा, देश को बेच खाएगा। आपकी रियलिटी में क्या था? अच्छा किया। उसकी रियलिटी में क्या था? नहीं, बेकार कर रहा है। अब आपका जो आगे का कम्युनिकेशन होने वाला है, ये कम्युनिकेशन एक आर्ग्यूमेंट की तरह बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि इस कम्युनिकेशन के अंदर ना तो एफिनिटी है और ना रियलिटी है। तो यानी कि कम्युनिकेशन में अगर आप रियलिटी लाना शुरू कर दो तो आपकी एफिनिटी, कम्युनिकेशन, रियलिटी की पावर बढ़ जाती है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्रिएट हो जाता है। जैसे कि आपके साथ आपका कोई टीम मेंबर बात कर रहा है, टीम मेंबर कह रहा है जी मैं तो छोड़कर जाना चाहता हूँ, और छोड़कर जाना चाहता हूँ, आपकी एग्रीमेंट में क्या है कि इसको छोड़कर नहीं जाना चाहिए। आपका को एग्रीमेंट क्या लग रहा है इसके साथ में, रियलिटी क्या लग रही है, इसको छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अब आप उससे जो भी कम्युनिकेशन करोगे वो आपका एग्रीमेंट की तरफ जाएगा। तो जब तक आप उसकी रियलिटी मैच नहीं करोगे, छोड़कर जाना चाहता है, बहुत बढ़िया है, अच्छा रहा यार, कुछ ना कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होगी तेरे को जाने के लिए, उसमें कोई गलत बात थोड़ी ना है। हर इंसान छोड़ता है, एक समय लिखा होता है एक कंपनी के साथ में, आपका समय इतने समय का था, आपने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया,
अब इसके बाद जब आप बात करोगे उस बंदे के साथ में, उसके साथ जो कम्युनिकेशन होगा, जो रिलेशनशिप, वो ज्यादा अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि आपने एटलीस्ट उसकी रियलिटी के साथ मैच कर लिया है। फिर आप जो कम्युनिकेशन करोगे और जो एफिनिटी रखोगे, उसके प्रति जो लगाव रखोगे, वो आपकी रिलेशनशिप को ज्यादा पावरफुल, ज्यादा मैच्योर तरीके से बिल्ड करेगा, फोकस करेगा। आई बिलीव मैं कुछ इस कन्वर्सेशन में कुछ एडिशन कर पाऊंगा, समझा पाऊंगा आपको कि भाई आप इस जहां में एक एनर्जी लेकर आए हो, जो ये एनर्जी रिलेशनशिप निभाएगी। किसी भी रिलेशनशिप को निभाओ, अगर 3 चीजें उसके अंदर हैं, तो ये 3 चीजें आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी। जी सर मुझे ना एफिनिटी वाला एंगल थोड़ा सा एक बार आप और दोबारा बता दीजिए। एफिनिटी मतलब होता है लगाव, जहां पे आप उस बंदे के साथ में रिलेट करते हो, जब ह्यूमन को ह्यूमन की तरह समझने लग जाते हो। जो हम सेल्फ की बात कर रहे थे ना, कि मैं अंडरस्टैंड कर लेता हूँ, समझने लग जाते हो। दूसरे की साइड को भी आप कंसिडर करते हो कि चलो यार ठीक है, तो तब आपके अंदर कम्युनिकेशन की पावर बढ़ जाती है। जब आप दूसरे को नहीं समझ रहे हो कि भाई चलो कोई नहीं, इसको ठीक नहीं लग रहा होगा मोदी, ये भी इंसान, कोई गलत बात थोड़ी ना है, इसकी रियलिटी में नहीं होगा, क्योंकि सब लोग एक चीज को एक ही थोड़ा ना कहेंगे, तभी तो वो कहते हैं तर्क वितर्क बनेगा ना, अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और तब आप उसके साथ करते हो कि भाई मैं समझ सकता हूँ कि गलत किया होगा, क्योंकि सारे काम तो सही नहीं होते। अब आपको गलत लग रहा है तो ठीक की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इतनी नाराजगी किस चीज की है? तो एटलीस्ट ये तो ठीक है कि भाई कुछ तो चर्चा हो रही कहीं ना कहीं पे। तो कहीं ना कहीं जब उसका कम्युनिकेशन आप उसके साथ कर रहे होगे, तो वो कम्युनिकेशन लाइटर मोड पे हो चुका होगा। वो क्योंकि आपको उसका लगाव आ चुका है, भाई एज ए ह्यूमन ये भी सही है ना जो कह रहा है, आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। दैट इज द थॉट। जी कोई और भी कुछ कहने वाला था? चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट चीज क्या कह रही है कि नाउ यू टेल मी, जो हम डिस्कस करने वाले, समझने वाले हैं, इस पूरी कन्वर्सेशन के थ्रू आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं, वो समझने वाले हैं कि मैं आपके साथ अब कुछ 2 चीजों के ऊपर बात करूं। और जो 2 चीजें होंगी आपको इस तरीके से मदद करेंगे समझने में। आउट ऑफ 2 वर्ड्स, 2 वर्ल्ड की हमने बात की थी। एक वर्ल्ड था स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड और एक था एक्चुअल वर्ल्ड। तो जो हैप्पीनेस है, वो हैप्पीनेस आती कहां से है? इनर वर्ल्ड से। पहला वर्ल्ड हो इनर गया। वर्ल्ड से। हाँ, इनर तो वर्ल्ड से। जो जो बोल नहीं सकते वो चैट बॉक्स में लिख दे, और जो बोल सकते हो बोलकर बता दें। हम ये कह रहे हैं कि हमने 2 वर्ल्ड की बात की पिछली क्लास में, और आज भी उसको रिवाइज किया। तो इन दोनों वर्ल्ड में से हैप्पीनेस जो आती है, खुशी जो आती है, वो कौन से वर्ल्ड से आती है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, ह्यूमैनिटी वर्ल्ड से आती है, सोल वर्ल्ड से आती है, या वो एक्चुअल वर्ल्ड से, रियल वर्ल्ड से आती है, मोरालिटी से आती है? 1 और 2? सर आई थिंक दोनों से आती है। नहीं, आंसर तो बहुत अच्छा है कि दोनों से आती है। बट दोनों में भी अगर आप समझने की कोशिश करोगे, तो दोनों में जो बेस निकल कर आएगा, वो केस निकल कर आ रहा है कि भाई बिल्कुल आपने सही कहा कि दोनों से ही आती है, डिपेंड। बट इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये कि इनसाइड से आती है ये। और इनसाइड क्या है? साउथ। और सोल का कहाँ से रिलेशन है? स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमैनिटी से। आउटर वर्ल्ड तो हमने डाल दिया है, हमें सिखा दिया गया है, हमें बता दिया गया है। नहीं तो खुद सोच कर बताओ। ये थोड़े से ना कन्वर्सेशन करूंगा, प्लीज मेरे साथ रहना। जो लोग अटेंशन नहीं दे रहे उनके लिए थोड़ा स्पेशल खास है कि मैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा, कि जो एक लाइफ है कबीले के लोगों की। कबीले में कुछ लोग रहते हैं, जंगल में कुछ लोग रहते हैं, सुना होगा आपने, देखा होगा। और जो मिडिल क्लास लोग हैं और रिच पीपल लोग हैं, अगर इनसे बात की जाए कि आपके लिए हैप्पीनेस क्या है और आपको हैप्पीनेस के लिए क्या चाहिए, तो आप मेरे से भी बात करो कि मैं अगर कबीले वाले लोगों से पूछूं, या आप जाकर पूछो कबीले वाले लोगों से कि भाई तुम्हें खुशी रहने के लिए, खुश रहने के लिए, मजेदार रहने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, तो उनके आंसर क्या होंगे? सर वो जो भी उनकी डेली रिक्वायरमेंट होती है, हम्म। खाने की, पीने की, या मतलब अगर मैं गलत नहीं, जो भी शॉर्ट टर्म प्लेजर और नीड पूरी करने वाली चीजें हैं, हम्म। ठीक है, हम्म। काफी हद तक उनके पैरामीटर्स में वो चीजें रही। हम्म। तो क्या हो सकते हैं, थोड़ा ना बात करते हैं ना इसको एक्चुअल वर्ल्ड के थ्रू, एक्चुअल वर्ड्स के थ्रू बात करते हैं कि भाई मैं कबीले वालों के पास गया,
और आपने कबीले वालों को बोला जी मांगो जी, क्या मांगते हो, तुम्हें अपनी खुशी के लिए क्या चाहिए, तो वो क्या मांगेंगे? सर खाने पीने की खाना चीजें, खाने से मिल जाए। खाने पीने को मिल जाए, हाँ, और सर थोड़ा सा वेपन्स से अपनी सेफ्टी के लिए, थोड़े बहुत वेपन, हाँ वेपन मांग सकते हैं। है ना। तीसरा सर मान के चलो वो जो भी उन्होंने छोटे मोटे घर बना रखे जिसमें उन्हें लकड़ी या किसी और चीज की जरूरत पड़ती है, वो चीजें। हम्म, वही मांगेंगे, है ना। हाँ यही क्वेश्चन अगर आप पूछो मिडिल क्लास फैमिली वाले लोगों से कि भाई तुम्हें हाँ खुश रहने के लिए क्या चाहिए बताओ, हाँ। उनकी एक्सपेक्टेशन में क्या होगा, खुश रहने का मायने क्या होगा कि उनको ये सर चीज जॉब मिल जाए। सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी। हाँ, अगर रेंट पर है तो अपना घर। हम्म और सर क्या नाम है, अगर टूर एंड ट्रेवल अगर उनके अफोर्डेबल में नहीं है तो वर्ल्ड टूर या यूरोप टूर, इस तरह की चीजें हम्म जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकते। हम्म हम्म, हम्म। हाँ और रिच पीपल की अगर मैं बात करूं, जो सामर्थ्यशाली हैं, बढ़िया पैसे हैं जिनके पास में, उनको जी भी तो जी। खुशी चाहिए। उनसे अगर पूछा जाए तुम्हें खुशी के लिए क्या चाहिए, तो क्या मांगेंगे? सर वो लोग जहां तक मेरा ख्याल है वो मांगेंगे कुछ नहीं, हम्म लेकिन फिर भी अगर मैं उनके एंगल से, क्योंकि मेरा सामना होता है डेली पेशेंट के रूप में, तो हम्म सर वो लोग ना तीन चीजों पे सबसे ज्यादा रहते हैं। एक तो मेंटल हम्म पीस, हम्म सबसे पहले मेंटल पीस। हम्म वो ऐसे किसी भी लफड़े में किसी भी चीज में पढ़ना नहीं चाहते कि जिससे उनकी पीस खराब। हम्म दूसरा चैरिटी, उन्हें हम्म चैरिटी करना बहुत पसंद है। हम्म तीसरा अगर कहीं कोई इश्यू हो भी जाता है हम्म तो उन्हें कोई ऐसा पर्सन चाहिए होता है कि जिसके साथ वो शेयर कर सके। हम्म 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 ये तीन चीजें मैंने देखा है सर अपने हम्म एक्सपीरियंस हम्म में, मेंटल पीस, चैरिटी और शेयरिंग। अशोक जी, नवीन जी, धर्मेंद्र जी, आप ना पार्टिसिपेट नहीं करो। ये आज वाला टॉपिक है ना, वो पहली दो चार क्लासेस वाले की तरह नहीं था। ये पार्टिसिपेटिव टॉपिक था बात करने के लिए, तो मैंने कहा हम वुमेन की बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर आप नोटिस करो यहाँ पे कि एक चाइल्ड की एक्सपेक्टेशन और एक अडल्ट की एक्सपेक्टेशन लाइफ को लेके क्यों, एक बच्चा क्या चाह रहा होगा? बच्चा टॉफी, खिलौना, हम्म इससे ज्यादा बच्चा कुछ मांगता नहीं है। जानता नहीं। और एक अडल्ट आदमी क्या चाह रहा होगा? एक अडल्ट आदमी अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो जॉब सिक्योर चाहता है, अगर कोई जॉब नहीं कर रहा तो उसको जॉब लग जाए, भगवान मिल गया है। और हम्म कोई अगर जॉब करते करते हो गया तो वही, जो उसको कोई मकान मिल जाए, मतलब उसके खुद का मकान हो, एक अच्छी हम्म लाइफ चल रही है बस। हम्म हम्म हम्म। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप ये देखो चेक कर कर कि आपकी जो अचीवमेंट और विन है, तो वो टू शो अदर्स है और फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। क्योंकि इस आउटर वर्ल्ड ने आपको हैप्पीनेस के ऐसे मायने बता दिए हैं जिस मायनों को आपने मायने मान लिया है। करेक्ट। नहीं तो हैप्पीनेस तो उस कबीले वाले के पास भी है भाई, जिसको आउटर वर्ल्ड के बारे में ज्यादा नहीं पता, और ना ही उस बच्चे को आउटर वर्ल्ड के बारे में पता है। वो तो हमने धीरे धीरे उस बच्चे को बता दिया कि बेटा, अगर ये तू लुई वितौन का कपड़े पहनेगा तो तू ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो उसको क्या पता लगा, कपड़ा नहीं, कपड़े में लुई वितौन होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो अचीवमेंट्स आ रही हैं, जो विन आ रही हैं, जब तक कि वो अदर्स के थ्रू भारत रत्न लेवल की ना हो, कि आज तो भाई तूने कुछ भारत रत्न लेवल का काम किया है, तुझे तो प्रधानमंत्री से अवार्ड मिलना चाहिए, तब तक हमें अचीवमेंट ही नहीं लग रही। क्योंकि हम जो अचीवमेंट विन को कहां से फोकस कर रहे हैं, इट हैज टू बी फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने आज 4 काम लिखे सुबह और 4 काम अचीव कर दिए रात तक, मैं उसको अचीवमेंट ही नहीं देख रहा। मेरे पास कोई ह्यूमन आया, मैंने उसको 4 अच्छी बातें बताई और वो अच्छा फील कर गया, मेरी बात कहने से खुश हो गया, मैं उसको अचीवमेंट ही नहीं देख रहा। ये क्या अचीवमेंट है यार? क्यों? क्योंकि मेरे लिए दूसरों के थ्रू बताई गई हैप्पीनेस की परिभाषा ज्यादा मायने रखती है, रादर देन इनसाइड। अपनी आत्मा और अपने दिल से मैं देखूं यार मेरे को इसको करने में मजा आ रहा है, इससे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो ले लूं। नहीं, ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है किसी और के थ्रू अप्रूवल में आ रहा है, तो इसका मतलब फिर तो हैप्पीनेस है कि मेरी गाड़ी जो मैंने खरीदी, उस खरीदने में खुशी
मुझे इतनी है जब तक कि पड़ोसी आके ना बताए, अच्छा स्कॉर्पियो कार ले ली, वाह भाई वाह बहुत बड़ी गाड़ी ले ली तूने, अच्छा इसने बड़ी गाड़ी कही, इसने आके अप्रिशिएट कर, मतलब अच्छी गाड़ी ले ली मैंने, गुड है जी, खुश हो जाओ, क्योंकि मेरे को अप्रूवल कहाँ से मिल गया, बाहर से। फोकस कहाँ चला गया, बाहर की तरफ चला गया। व्हेन यू रिलेट इट मोर टू द आउटर वर्ल्ड, देन चांसेस इट फेड फास्टर। जितना ज्यादा आप अपनी हैप्पीनेस को, अपनी खुशी को आउटर वर्ल्ड में लेकर जाओगे, उतनी जल्दी ये फेड हो जाएगी, क्योंकि आउटर वर्ल्ड की एक्सपेक्टेशन कब तक पूरी करोगे, कब तक लगे रहोगे। तो जब अब्दुल कलाम जी ने या रतन टाटा जी ने या किसी ने भी जब काम बाहर करना शुरू किया, तो बाहर के लोगों के लिए नहीं किया उन्होंने, उनको इनसाइड से खुशी मिल रही थी, तो उसके ऊपर काम करते चले गए। इस वजह से नहीं उनको भारत रत्न कोई अवार्ड मिलेगा, उनको लग रहा था, उनको किया तो उनको मजा आया तो उन्होंने कर दिया उस बेसिस पे। एक्सपेक्टेशन रखनी है बट अटैच नहीं होना है। यानी कि जब आप किसी के लिए कुछ करते हो या कोई चीज लेकर आते हो, आपको लग रहा है कि भाई मैं एक्सपेक्ट करूंगा, बट अटैचमेंट नहीं रखना उसके साथ में, बिकॉज एज ह्यूमन आवर इमोशन गेट इम्पैक्टेड, बट इंपॉर्टेंट एज हाउ फास्ट यू कैन बैक टू द नेचर स्टेट। जैसे आप एक्सपेक्टेशन रखते हो किसी और के साथ कि यार ये एक्सपेक्टेशन, तो दूसरे के हाथ में कमांड है, उसको पूरा करे या ना करे। अगर वो पूरी हुई आप विनर फील करोगे, अगर वो पूरी नहीं हुई आप लूजर फील करोगे। मैं कह रहा हूं विनर फील करो, लूजर फील करो, इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने लूजर फील किया तो कितनी जल्दी बाहर वापस आ जाओगे, वो मायने रखता है। जैसे आपको इमोशनल पेन हुआ, जैसे आपकी इमोशनल एनर्जी डाउन हुई, तो आपके पास 2 वेज हैं उस एनर्जी को वापस से रीब्रश करने के लिए। वन इज सेल्फ, जो आपको बिल्ड करना होगा, दूसरा है शेयरिंग। अदरवाइज अपने पास रही चैलेंज आ जाएगा। तो मैं आपके साथ इस कन्वर्सेशन में क्या प्रेजेंट करना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गॉड हैज गिवन अस एज ए ह्यूमन बीइंग। आपको क्या एक ऐसी चीज मिली है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या चैट बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हैं मेरे को? परमात्मा ने आपको एक इतनी पावरफुल, इतनी बेहतरीन, इतनी नायाब चीज दी है जो लाजवाब है। जिन लोगों के मैं चेहरे नहीं देख पा रहा हूं, कैन दे राइट इनटू द चैट बॉक्स? वो जो इंपॉर्टेंट, बेहतरीन, सबसे पावरफुल चीज है ना, जिसको कोई पैसा, कोई आपका रिलेशन, जो कह रहे हैं ना, आपके रिश्तेदार, आपके रिलेटिव, आपके कनेक्शन, आपकी जान पहचान, वो भी खरीद कर नहीं ला सकता आपके लिए, आप तक वापस नहीं पहुंचा सकता। दैट इज योर ब्रीथ, आपकी सांस। जो ये सांस मिली है, जो ये लाइफ मिली है, जो आपको समय मिला है यहाँ बिताने के लिए, ये इतना क्रूशियल और इतना इंपॉर्टेंट है कि जो सो कोल्ड आप यहाँ पे आके कह रहे हो ना कि ये मेरे अपने, वो भी नहीं ला सकते। जिसके लिए आप भाग रहे हो, दौड़ लगा रहे हो, पैसे इकट्ठा कर रहे हो, वो भी आपको वापस नहीं ला कर दे सकता उसको। जब वो दे ही नहीं सकता, तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट इज हियर हाउ यू वांट टू स्पेंड योर लाइफ एंड योर टाइम। कि जो आपको ये मिला है समय लिमिटेड, परमात्मा की नायाब चीज आपको मिली है, तो ये आपको स्पेंड कैसे करना है? क्लोज या कैजुअल रिलेशन में स्पेंड करना है? क्लोज में स्पेंड करो या कैजुअल में स्पेंड करो, तो उनसे जो इम्पैक्ट आ रहा है उस इम्पैक्ट के साथ स्पेंड करना है, उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से स्पेंड करना है, या अपनी खुद के सेल्फ सेटिस्फेक्शन के हिसाब से स्पेंड करना है। चॉइस इज योर्स। क्योंकि कन्वर्सेशन शुरू वहीं से हुई थी कि परमात्मा ने अवेयरनेस नहीं दी, परमात्मा ने चॉइस दी है कि चूज करते रहो अपने एक्शन को। उस एक्शन के लिए के प्रति आपकी अवेयरनेस आ गई, आपकी बुद्धि ने आपको पावर दे दी, आपको समझ दे दी, तो अब ज्यादा अच्छे से जी जाओगे, नहीं तो ऐसे ही आप अपनी लाइफ बिताओगे। तो यहाँ पे जो जीवन है, जो आपको मिला है लाइफ, जो एक अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि भाई आपको बेहतरीन चीज क्या मिली, लाइफ, जो सांसें मिली हैं आपको, जो समय मिला है, इसके 3 पर्पज है। पहला पर्पज है क्रिएट करना। यू वांटेड टू क्रिएट अपना नाम, अपनी शोहरत, अपना पैसा, कुछ ऐसी चीज क्रिएट करना चाहते हो जो आपको लगे कि यार ये मेरे थ्रू ही है, जहां पे उसकी उत्पत्ति में आपका योगदान हो।
कि इसको उत्पन्न करने में, इसको पैदा करने में, इसको यहाँ तक लाने में मैं हूं। दूसरा, आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। और तीसरा एज ए ह्यूमन मकसद है हैप्पीनेस। एक इंसान इन्हीं 3 चीजों के आसपास घूम रहा है, इन 3 चीजों के आसपास भाग रहा है। डीप इनसाइड जाकर अगर आप देखोगे, आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो बना हुआ आउटर लाइन है, वो 3 चीजें हैं। यू वांटेड टू क्रिएट, यू वांटेड टू कंट्रीब्यूट, और यू वांट टू बी इनटू द हैप्पीनेस। और सबसे मजे की बात, अगर आप देखो, जो पहले 2 हैं आपके, ये 2 भी आपको तीसरी चीज दे रहे हैं। पहले जो 2 हैं, क्रिएट करना और कंट्रीब्यूट करना, ये दोनों मिलकर क्या दे रहे हैं आपको? हैप्पीनेस ही तो दे रहे हैं। अल्टीमेट मकसद क्या हुआ लाइफ का? हैप्पीनेस। कोई भी काम करके खुश हुआ आदमी तो काम क्रिएट भी हो गया और उसमें कंट्रीब्यूट भी दिया उसने और हैप्पी भी हो गया। तो अल्टीमेट सोल तो जो चाह रही है, उसका मेन प्रारूप है, वो तो हैप्पीनेस चाह रही है ना। हम्म। जो आपकी 5 सेगमेंट थी, उस 5 सेगमेंट में अगर आप जाकर देखो, जो हमने बात की थी, बात तो वही थी ना। यानी कि हैप्पीनेस इज द लैंग्वेज ऑफ सोल। आत्मा की जो जुबान है, जहां तक आपका मैसेज पहुंचता है। लैंग्वेज किस काम आती है? मैसेज पहुंचाने के काम आती है ना। आपकी आत्मा तक जो मैसेज पहुंचता है, वो हैप्पीनेस के थ्रू पहुंचता है। मीन्स अल्टीमेट गोल ऑफ सोल इज हैप्पीनेस। लेकिन एक मजे की बात बताऊं आप लोगों को, क्या कि जो हैप्पीनेस है ना, वो सब्जेक्टिव इन नेचर है। सब्जेक्टिव नेचर का मतलब क्या हुआ? कि सब्जेक्टिव का मतलब ये हो कि वो हर इंसान के लिए अलग अलग है। जैसे मुझे राजमा चावल पसंद है, जरूरी नहीं दूसरे को होगा। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है राजमा चावल, वो किसी के लिए मायने रखता है, किसी के लिए मायने नहीं रखता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई यहाँ पे, कि इंपॉर्टेंट ये कि आप अपना सब्जेक्ट डिस्कवर कर लो ना, दूसरों को जाने दो। दूसरे के पहाड़ में हमें क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि गेम तो आपका चल रहा है ना यहाँ पे। आप हो मेरे साथ में अभी इस कन्वर्सेशन में, कि यस भाई सर, यस। आप अपने हैप्पीनेस का सब्जेक्ट डिफाइन कर लो, कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट है, मैं इन इन चीजों से खुश होता हूँ, ये चीजें हैं। आप उसको देख लो कि ये जो चीजें हैं, ये शो ऑफ के लिए हैं या सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हैं। क्योंकि शो ऑफ के लिए तो वो जो हैप्पीनेस है वो आपकी नहीं है, आप तो दूसरों का हैप्पीनेस के लिए दे रहे हो। सेल्फ सेटिस्फेक्शन से देख लो कि यार देख, मेरा ऐसा है कि अगर मैं शादी में जाऊं, वहां 36 पकवान बने हुए हैं, है ना, उस 36 पकवान में से मुझे राजमा चावल मिल जाए तो मैं उसी को खाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे क्या दूसरी चीजें बन रखी है। क्यों? क्योंकि जब वो खाना खा रहे हो, किसके लिए खा रहे हो? सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, है ना। जैसे आपका वर्ल्ड आउटर में चला जाता है, तो आपकी हैप्पीनेस का क्राइटेरिया भी आउटर में चला जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना डिस्कवर कैसे करोगे। तो मैं ये कहता हूं कि राइट डाउन व्हाट मैटर्स यू मोस्ट। कौन कौन सी चीजें जो आपको ज्यादा पसंद है, जो आपके लिए मायने रखती है, जिन चीजों को आप फोकस करना चाहते हो। तो आप अपने मी टाइम की लिस्ट बनाओ ना। कौन सी ऐसी चीजें जिसको कर कर आपको मजा आता है, आपको लगता है हाँ मजा आ गया भाई। जैसे कि मुझे सोने के बाद बड़ा मजा आता है। मैं बहुत बार इस क्लास के बाद जब थक जाता हूँ, आधा 1 घंटा मैं सो जाता हूँ बीच में, 10 बजे 12 बजे, जब भी मेरे को नींद का मौका मिलता है, बहुत खुशी होती है। फिर कई बार मैं 3 बजे भी उठ जाता हूँ, 4 बजे भी उठ जाता हूँ। बहुत सारे लोगों को टाइम स्पेंड करके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मजा आता है। जो क्लोज रिलेशन है, मेरे क्लोज अच्छे दोस्तों के साथ रहता हूँ, इतना मजा आता है कि मेमोरी क्रिएट होती है, याद आता है कि यार वहाँ उस दिन गए थे, घूमे थे, फिरे थे। दैट मीन्स आई एम एंजॉइंग इट ना। कुछ लोगों को शॉपिंग करके मजा आता है, कुछ लोगों को खा के मजा आता है, कुछ को ट्रैवल करके मजा आता है, कुछ को कुछ वॉच करने से मजा आता है। जैसे मैं कुछ फिल्में देखता हूँ, बड़ी खुशी होती है, मजा आता है मेरे को। कुछ को कुछ चीजें नए एक्सप्लोर करके, नए प्लेसेस को, नए एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करके मजा आता है। दे फील किया बड़ा अच्छा लगा। कुछ लोगों को कुछ मेटर्निस्टिक चीजों में मजा आता है। कुछ को कुछ कोई प्रेज कर दे, रिकग्निशन कर दे, रिवार्ड दे दे, कोई अवार्ड मिल जाए, उसमें मजा आता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ को किसी की मदद कर कर मजा आता है, किसी को कंट्रीब्यूट कर कर मजा आता है। तो ये जो मजे हैं,
जो ये खुशी है आप अपनी डिफाइन कर लो, क्योंकि आपको ही नहीं पता आपकी खुशी के पैरामीटर क्या हैं, और उस खुशी के पैरामीटर को एंजॉय करना शुरू कर दो। इतना सही करना है, क्योंकि अल्टीमेट सार, बीच में परसों जब हम लास्ट क्लास मैंने बताई थी उसमें एक स्लाइड रह गई थी, बीच में मिस कर गई थी, कि पर्पस बड़ा या छोटा मायने नहीं रखता है। कि आप कोई बड़ा पर्पस करोगे तो तभी आपका सोल को लेवल मिलेगा, या छोटा करोगे नहीं मायने करेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिनको आप नहीं जानते हो, बट वो अपने पर्पस निभा गए। कुछ लोग हैं जिनको आप जानते हो, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरुदेव थे रामकृष्ण परमहंस जी, या वो सचिन के थे आचार्य जी, रामचंद्र आचरेकर। हाँ, तो इन्होंने अपना रमाकांत आचरेकर, तो इन्होंने अपना रोल निभा दिया भाई। उन्होंने कहा जी मुझे 1 मिलियन बहुत सारे लोगों की लाइफ बदलाव नहीं लाना, मेरे पास जो स्टूडेंट आएगा मैं उसका ईमानदारी से सिखाऊंगा। बहुत इतना कर दिया उसने। किसने बोला कि आप बहुत सारे लोगों की लाइफ में करोगे तो तभी आपको कुछ मिलेगा? गेम इज ऑल अबाउट कि जिस रोल में आप हो उस रोल को आप शिद्दत से निभा रहे हो या नहीं निभा रहे हो। क्योंकि शास्त्र बताते हैं, जो मेरी लर्निंग छोटी मोटी बुद्धि बताती है, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक छोटा सा सैनिक था, उस सैनिक ने अपना रोल निभाया और अपने देश के लिए जान दे दी, तो उसका कर्म सफल हो गया, क्योंकि वो जिस रोल में था उस रोल को उसने अच्छे से निभाया। कुछ रोल एज ए मदर निभाते हैं, कुछ एज ए फादर निभाते हैं, कुछ एज ए ब्रदर निभाते हैं। तो जो जो आपको रोल मिले हुए हैं उस रोल का निवारण, उसका फोकस आप बहुत अच्छे से कर दो, आपको वो चीज मिल जाएगी जो आपके पास है। दैट इज योर हैप्पीनेस, रियल अल्टीमेट हैप्पीनेस। जो हैप्पीनेस आप तलाश कर रहे हो, कहीं ऐसा तो ना आउटर वर्ल्ड से मिल गई है कि मैं 1 लाख लोगों की लाइफ में बदलाव लाऊंगा, मैं इतना बड़ा कर कर जाऊंगा। तो ये वाला जो गोल मिला है ये आउटर वर्ल्ड ने दिया है क्या? क्यों? क्योंकि सेटिस्फेक्शन तो 4 लोगों की लाइफ से भी मिल सकता है, उसको लेने पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ना ये वाला सेटिस्फेक्शन थोड़ी ना होता कुछ। नहीं नवीन भाई, अशोक जी, कि सुबह तक 4 काम कर दिए सुबह से लेकर शाम तक, ये कोई सेटिस्फेक्शन थोड़ी ना है। जब तक कि हमें पद्म श्री ना मिले, पद्म विभूषण ना मिले, काम तो वो होगा। बताना क्या चाह रहा हूँ, समझाना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों को, कि हमने ये समझ लिया कि लाइफ इज ए नाउ। अभी जो आपके साथ चल रहा है ना वो लाइफ है, क्योंकि अगर ये गई ना तो सब खत्म है, कोई नहीं ला सकता इसके आपके पास में। और लाइफ इज इन हैप्पीनेस। लाइफ का जो एक्चुअल है मजा वो हैप्पीनेस में है। तो लिव योर लाइफ नाउ विद हैप्पीनेस। कि जो आपका जीवन है वो आपको हैप्पीनेस के साथ जीना और अभी में जीना है, प्रेजेंट में। जो भी कुछ आपके पास है वो पर्याप्त है, मजेदार है, उसका ग्रेटिट्यूड करो, उसका है ना एक्सेप्टेंस करो, और उसके साथ खुश रहो। नेक्स्ट लेवल की एक्सपेक्टेशन के साथ में काम जरूर करते रहो, फोकस जरूर करते रहो, बट ना मिलने का दर्द मत लेकर आओ, पनिशमेंट मत लेकर आओ, वो दिक्कत करेगा। बिलीफ क्या है? बहुत बार कहते हैं यू लिव योर लाइफ वंस, ये राइट अप्रोच नहीं है। यू लिव योर लाइफ एवरी सेकेंड, दैट इज द राइट अप्रोच। एक फेमस डायलॉग हुआ था, आप जीते एक बार हो मरते एक बार हो, बड़ा फेमस हुआ था, लोग बोलते थे, रोमांटिक डायलॉग। गलत अप्रोच है। आप हर पल में जी रहे हो, उस हर पल का तो मजा ही नहीं ले रहे हो आप, इंतजार कर रहे हो कुछ अच्छे पलों का, जो पल अभी मिला हुआ है उससे तो दूर भाग रहे हो। मीन्स मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो भैया। फाइंड आउट योर वेज ऑफ हैप्पीनेस। क्योंकि इंसान कितना भी ग्रेट क्यों ना हो जाए, जो आप जिस दौड़ में भाग रहे हो ना, जिस जिस रफ्तार की तरफ भाग रहे हो कि भाई मैं ये ले लूंगा, मैं वो ले लूंगा, ऐसा कर लूंगा, कितना ही आप भाग लो आगे की तरफ में, अगर आपने अपनी लाइफ के उन पलों को एंजॉय नहीं किया जिसके थ्रू आप जा रहे थे, तो यूं सोच लो आपने लाइफ में कुछ ज्यादा सा कुछ किया नहीं है। क्योंकि जो चीज अभी चल रही थी, आज चल रही थी, उसको जीते हुए आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे, उसके अंदर मजा नहीं ला रहे हो, तो जिस दौड़ में आप भाग रहे हो वहां पे अगर पहुंच भी जाओगे तो पीछे मुड़कर देखोगे तो उस पूरी जर्नी में क्या किया, कुछ कर थोड़ी ना आए, सिर्फ भागते रहे भागते रहे भागते रहे, महसूस ही नहीं कर पाए। जब आप हिल स्टेशंस पे जाते हो घूमने के लिए,
तो आप हिल स्टेशन के साथ में वो एंजॉय नहीं कर रहे होते, वो पर्वत, वो पहाड़, वो रोड, वो मौसम, वो एनवायरनमेंट। आप कह रहे नहीं होटल पहुंच जाए, होटल पहुंच जाए, सामान रखेंगे, पहुंचेंगे, वहां जाकर कुछ खाएंगे पिएंगे। अरे उस प्रोसेस को, सब कुछ तो अभी चल रहा है, नाव में है, वो लोग आपके आसपास बैठे हैं जो आपके साथ मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएशन बना रहे हैं साथ में। तो इसीलिए मैंने आपको टास्क दिया था फर्स्ट क्लास से आज की क्लास तक कि माई प्रॉमिस वॉल बना लो, क्योंकि वो एक ऐसा टूल है जो आपके सेल्फ लव को बढ़ाएगा और सेल्फ पनिशमेंट को कम करेगा। बिकॉज एज ए ह्यूमन बीइंग हम इतने बड़े, इतने मैच्योर हो गए हैं कि साला जो बचपन में मजा आ रहा था वो जवानी में नहीं ले पा रहे, इतने समझदार हो गए। तो हमें वापस से बेसिक पे जाना है, अपने सेल्फ लव को बढ़ाना है, सेल्फ पनिशमेंट को कम करना है, ये लव अपने प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति देकर जाना। इसीलिए वो एक्सरसाइज मैंने आपको कराई थी, ग्रेटिट्यूड करो, क्योंकि ग्रेटिट्यूड से आपको हेल्थ आएगी, रिलेशनशिप आएगी, वेल्थ आएगी। सर इसमें ना मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग मेरे को लगती है हाँ कि मतलब ये वाला जो टॉपिक आपने कराया ना, ये आपको थोड़ा सा पहले रखना चाहिए। मेरा मेरा अपना पर्सनल सजेशन है। इससे क्या है ना, जो पॉइंट आपने स्टार्टिंग में दिए ना, उस पे जो जैसे जो मेरे जैसे नए बंदे हैं उनको वो पॉइंट क्लियरिटी में हो जाता है कि हाँ, मैं अभी तक तो इसी चीज में थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मतलब क्या चीज अफर्मेशन होती है। पता लग गया कि हाँ ठीक है, एक्नॉलेज करना है सामने को, लेकिन क्या करना है, क्यों करना है, वो चीज क्लियर नहीं हो रही थी। आज मतलब इस चीज से क्लियर हुई है मेरे ख्याल से। मतलब ये वाला टॉपिक ना अगर पहले क्लियर कर दे तो वो बेस बन जाता है मेरा तो। थैंक यू फॉर सजेशन, आई विल कंसिडर, आई विल टेक इट। तभी मैं बोलता हूँ कि 1 साल का हाथ पकड़ो, पहले नहीं छोड़ने वाला। जी जी। सर का जो पर्पस था ना वो सोल हो गया नवीन भाई, आपने जो बताया ना अभी, वो सर खुश है उसमें कि उन्होंने जो किया ना, मतलब एक जो हाँ सस्पेंस लाना, वो सर इसलिए खुश है, सर ने जो उनका काम कर दिया। हाँ सर ने आज सर मतलब काम तो आप कर ही रहे थे नहीं आज नहीं, मतलब। आप कंफ्यूज जो हुए ना, उसको सस्पेंस सर ने लाए थे, तो वो सक्सेसफुल हो गए मतलब सर एक तरह से। क्यों सर? यस एम आई राइट? एक्सीलेंट। यस। तो नाउ नीड योर शेयरिंग, क्योंकि शेयरिंग के बाद कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, कुछ एक्शन पॉइंट आप लोगों के लिए कि भाई ये जो जर्नी ज्ञान वाली खत्म हुई है 45 दिन की, अब 45 दिन इम्प्लीमेंटेशन की है। तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, अब आप लोगों को थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। तो आज की इस क्लास की थोड़ी सी शेयरिंग ले लेते हैं, जो मैंने जान लगा के समझाने की कोशिश की बिना कुछ लोगों के चेहरे देखते हुए। अगली बार से लेकिन ये मैंडेट कर दूंगा, मैंने आज लर्निंग ले ली कि भाई चेहरे दिखाओ मेरे को इस क्लास में। जी जी हेमंत जी। सर ये मेरी रिक्वेस्ट भी है, हम्म ठीक है ना। और इसके अभी तक तो आप हमारे पीछे पड़ रहे थे सर, हम्म एक के लिए मैं आपके पीछे पढ़ूंगा और मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ। आई एम हम्म सॉरी बीइंग ए स्टूडेंट, मैं आपको सर इंस्ट्रक्शन भी दे रहा हूँ कि हम्म अगले 3 से 6 महीने में या सर मैक्सिमम 1 साल में आपने ये काम करना ही करना है। हम्म सर हमारे ना बहुत सारे बच्चे, हम्म छोटे भाई बहन, हम्म या तो एमबीबीएस की तैयारी के लिए, हम्म या इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए, या यूपीएससी की तैयारी के लिए अपना पूरा जीवन खपा देते हैं। हम्म। और कई बार वो इतनी बुरी तरह खपा देते हैं कि अगर उन्हें वो नहीं मिलता तो वो सुसाइड तक पहुंच जाते यस यस। हैं। सही। सर मुझे बिल्कुल। आज के सेशन के बाद ये लगता है कि आपको स्पेशली एक ऐसा सेशन इन बच्चों के लिए तैयार करना चाहिए जो कोटा, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि उनके लिए इंजीनियर बन के देश की सेवा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय सिर्फ और सिर्फ आईआईटी क्लियर करना। हम्म डॉक्टर बन के मरीज की सेवा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय सिर्फ नीट एग्जाम क्लियर करना। हम्म नहीं, तो हम्म सर ये हमारे देश के आने वाला भविष्य है। और जब सर मुझे लगता है कि सर अभी जो मैंने आपको बताया था ना मिशन महान भारत, हम्म उसके अंदर सर मैं किसी से 1 रुपया भी नहीं लेता। और चौथी क्लास, 5वीं क्लास, 6ठी क्लास के बच्चों को सर हम रामायण के टॉपिक दे रहे हैं। अभी लास्ट में हमने राम जी का चित्र बनाने के लिए उन्हें दिया। हम्म। तो सर ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है यस यस। सर आई इस विषय में टेकन। आप जरूर काम करें। बिल्कुल सर, तभी मैंने कहा कि हाँ मैं साथ खड़ा हूँ, साथ हाँ को क्रिएट करेंगे। थॉट सिर्फ यहाँ पे यह है कि जो रोल मिला है उस रोल में सक्सेस या फेलियर काउंट नहीं करना, उस रोल को निभाने की काबिलियत काउंट करनी है। एज ए स्टूडेंट आपका काम है पढ़ाई करना, ईमानदारी से जी पढ़ाई करो। रिजल्ट जी आएगा नहीं आएगा वो आउटर वर्ल्ड है, वहां पे फोकस मत करो। अंदर जो आत्मा बैठी है उसका ध्यान दो। उसने कहा जी काम कर, ईमानदारी से कर लिया, दैट्स इट। डेस्टिनी अपने आप लेकर जाएगी, अपने आप क्रिएट करेगी। जी। हम्म, हु इज नेक्स्ट टू शेयर, ताकि फिर मैं कुछ अनाउंसमेंट करूं जो मैंने लिखी हुई है, आप लोगों के लिए कुछ शेयरिंग करूं। अच्छा। भागवत गीता की लाइन तो हर एक को पता होगा, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। हम्म जो आज अब सेशन वही था कि भाई तू कर्म कर फल की इच्छा मत कर, पर आदमी वो ही नहीं करता है, सारी चीजें उल्टी करता है, मेरे को ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए। और हम्म ये मेरे को लगता है ये लाइन बच्चे बच्चे को पता है कि भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये कहा था।
यस, बिल्कुल सही कहा आपने अशोक। क्योंकि ज्ञान सबके पास आ गया है, उस ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन नहीं आ रहा है कि वो इम्प्लीमेंटेशन होगा कैसे। तो जो कुछ मैंने आपको अपनी क्लासेस के थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू सिखाया समझाया है, तो इसका हम थॉट प्रोसेस आगे की तरफ कैसे लेकर जा रहे हैं। पहला, जो आपको अभी क्लैरिटी या एक्शन पॉइंट मिले हैं, यानी कि जो भी ज्ञान और डूइंग मिली है, वो आपको आज की इस क्लास का वॉइस नोट के थ्रू शेयर करना है अभी, अभी हाथों हाथ। क्योंकि इससे आगे वाली अनाउंसमेंट तभी करूंगा, क्योंकि आप करते क्या हो कि आप है ना ग्रुप में नहीं छोड़ते हो, और ग्रुप में ना वो डॉक्यूमेंट बनता नहीं आप लोगों के साथ। तो 1 मिनट आप लोगों के पास है, मैं अनाउंसमेंट तब तक शुरू करूं और आगे की इस चीज को कंप्लीशन की तरफ लेकर जाऊं। अपना ग्रुप निकालो गाइड वाला, और वॉइस नोट बनाओ कि आज की क्लास में क्या क्या चीजें ऐसी लगी जो आपको प्रेजेंट हुई, कौन कौन सी चीजें अच्छी थी, कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो आप किसी को बताना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो, क्या कुछ क्रिएट करना चाहते हो। इस काम को भी खत्म कर दो हाथों हाथ। तो एक नई लर्निंग मैंने पिछली क्लास से ले लिया आप लोगों के साथ। तो डू इट नाउ। आई एम जस्ट वेटिंग कि किस किस का व्हाट्सएप ग्रुप में आया है। अशोक जी, विनोद जी, नवीन भाई, राजेश भाई, आई एम जस्ट वेटिंग। क्योंकि मैं पूरा दिन इंतजार करता रहता हूँ कि भाई अभी है ना शेयरिंग आएगी, अभी शेयरिंग आएगी, अभी शेयरिंग आएगी। वन मिनट एंड शेयर इन टू द ग्रुप कि आज की इस क्लास से क्या क्लैरिटी मिली, क्या ज्ञान मिला, क्या एक्शन पॉइंट मिले और क्या डूइंग थी आपके लिए। डॉक्टर हेमंत, आपकी ना वॉइस न्यूट्रल आई है, दोबारा शेयर करना। आपका वॉइस नोट डॉक्टर हेमंत न्यूट्रल है, आपको दोबारा शेयर करना होगा। नवीन भाई का आ गया है। हाथों हाथ शेयर कर दो, आई एम जस्ट वेटिंग। कंप्लीट हो जाएगा ना भाई, आप समझो। क्योंकि जितना एक्सेल करोगे ना, जितना आप अपना बाहर से निकालोगे, अंदर से बाहर निकालोगे, उतना आपके लिए ज्यादा पावरफुल रहेगा। ग्रेट। तो अब कुछ समय है नई अनाउंसमेंट का। अनाउंसमेंट क्या है, थोड़ी सा अटेंशन दे दीजिए, फिर हम कंक्लूड करेंगे कि इस शनिवार को एक ग्रुप है हमारी मेंटरिंग कोचिंग जो हुई थी अक्षर भाई के साथ में, G18। तो उसकी ना हम हर शनिवार को एक मीटिंग करते हैं 9 से 11 बजे तक। तो मैंने उस ग्रुप में रिक्वेस्ट की थी कि भाई मैं अपने GPC मेंबर्स को, जिनको कुछ कुछ मैं सिखाता रहता हूँ, मैं वहाँ बुलाना चाहता हूँ। तो आप लोगों को वो स्ट्रक्चर देखना हो, एनवायरनमेंट देखना हो कि हर हफ्ते वो कैसे मिलते हैं बिजनेस ओनर, कैसे काम करते हैं, किस तरीके से फोकस करते हैं। आप 9 से 11 शनिवार को अपने आप को फ्री रख सकते हो। और मैं उस दिन 10 बजे अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन दूंगा। जो कम्युनिटी बिल्डिंग की एक प्रेजेंटेशन मैंने ट्रायल किया था, वो मैंने अभी रेडी कर लिया है। तो वो ग्रुप है, वो मेरा मास्टरमाइंड है, जहाँ पे मैं चीज़ों के अप्रूवल डिस्कशन या चीज़ों की डिस्कशन हम करते हैं। तो जैसा GPC है, तो GPC इज लाइक 100%, G18 इज लाइक 30%। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि G18 में ना ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, तो ज़्यादा चीज़ें ना इम्प्लीमेंट नहीं कराते थे मेरी। बट फिर भी मैंने कोशिश करके जो कुछ उनको दिया, वो भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर का कुछ हिस्सा आप वहाँ पे देख पाओगे अगर आप समय निकालोगे शनिवार को। तो एक स्पेशल इनविटेशन है, आप लोग आ सकते हो और G18 में जो हमारी मीटिंग होती है उसको अटेंड कर सकते हो। सेकेंड अनाउंसमेंट ये है कि मैं अपना 5th बैच शुरू कर रहा हूँ 1 मार्च से। 4 इसके अंदर क्लासेस हम प्लान कर रहे हैं। ये 4 क्लासेस हैं, एक 22 तारीख को, एक 27 तारीख को, 1 तारीख 1 मार्च को, और 3 मार्च वाली जो क्लास होगी वो संडे को होगी ऑनलाइन, यानी कि 2 बजे से लेकर 8 बजे तक। क्योंकि लास्ट बैच में मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है कि कोई इंसान अगर ऑफलाइन नहीं आ सकता और वो आउट ऑफ स्टेट है, तो वो ऑनलाइन भी अटेंड कर सकता है। इस कॉन्फिडेंस के साथ नाउ हम अपने गाइड में ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी एंट्री करा सकते हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप कुछ गेस्ट की कच्ची लिस्ट बनाएं और मुझे बताएं कि जी मेरी तरफ से ये 2-3 लोग हैं, ये इसका नाम नंबर है, आप इनसे बात कर लो, आप इनको इनवाइट कर लो, ताकि हम 5th बैच में एटलीस्ट 20 लोगों के साथ अपना शुरू कर सकें, फोकस कर सकें। तो हम छोटे छोटे बैच बनाएंगे, वहाँ पे लोगों को समझाएंगे फर्स्ट डे की क्लास में, और उनकी एंट्री कराएंगे, जिस बैच को हम 5 मार्च से ऑफिशियली शुरू कर देंगे आप लोगों के साथ। अगर आप लोग इसको रिवाइज करना चाहते हो, तो इसका एक नॉमिनल से अमाउंट होती है, आप उसको रिवाइज कर सकते हो।
अदरवाइज जो बचे हुए 45 दिन हैं, इन 45 दिन का मैंने आप लोगों के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया है जहां पे हम चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो एक वीकली हैंड होल्डिंग का स्ट्रक्चर, हर मंडे और हर थर्सडे आपको सुबह 6 बजे जूम पे आना है। ये मैंडेटरी नहीं है बट रिकमेंडेड है कि आप 6 बजे आ जाओ, और हर हफ्ते में एक काम पकड़ेंगे। जैसे इस हफ्ते हम काम पकड़ेंगे माई प्रॉमिस में, तो माई प्रॉमिस वॉल पे डिस्कशन करना, उसको एग्जीक्यूट करना और उसको कंप्लीट करना। जैसे नेक्स्ट वीक रहेगा हमारा डाटा एंड सीआरएम, फिर नेक्स्ट वीक रहेगा हमारा KRA KPI, है ना, अपना प्रोसेस कोऑर्डिनेटर वगैरह हायर करना। तो धीरे धीरे करके हर हफ्ते हम एक एक काम को कंप्लीट करेंगे और उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो मैं आपको एक अकाउंटेबिलिटी का स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, जिस स्ट्रक्चर में सुबह 6 बजे आना है, 6 से 7 बजे तक आप चुपचाप बैठ के काम करोगे। मेरा मानना यह है कि 1 घंटे में सुबह के टाइम पे बहुत ईमानदारी से आप 1 या 2 काम बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हो। किसी का कोई डाउट क्वेश्चन होगा तो मैं वहां बैठा रहूंगा, उसको मैं आपके लिए कंप्लीट करा दूंगा, आपके लिए फोकस करा दूंगा। नेक्स्ट इज, अगर आप रियली सीरियस हो, कमिटेड हो, तो मस्ट टेक 5 स्टेप्स चैलेंज। अगले 45 दिन जो बचे हुए हैं, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और ग्रुप में ये एनर्जी डिक्लेयर करो। क्योंकि अगर आप ये चैलेंज लेते हो, चैलेंज क्या है, सुबह 6 बजे उठने का, एटलीस्ट 2 से 3 मिनट मैगी करने का, बेड पे बैठे बैठे ही मेडिटेशन, अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड करने का जो आज तक सिखाया उसकी प्रैक्टिस करने का। बेड से उठने के बाद में पानी वानी की पीने के बाद में 5 से 10 मिनट स्ट्रेचिंग करने का, जो एक्सरसाइज मैंने आपको दी थी, सिखाई थी, वो करने का। नहाने का, और नहाकर तैयार होकर बिजनेस आइडिएशन करने का। यानी कि आपका जो गोल है, जो आपका टारगेट इस महीने का, जो आपको चैलेंजेस है जो आपने बना रखी है बिजनेस आइडिएशन शीट पे, उसको सामने रखो और 40 मिनट उसके ऊपर काम करो। तो ये आप चैलेंज लो और फोकस करो, और आप अपने अंदर खुद बदलाव देखो कि आने वाले 45 दिन में जो हमने 90 टास्क की स्क्रिप्ट बनाई थी, जिसके ऊपर फोकस किया था, कितनी फास्ट तरीके से आप अपनी फाउंडेशन, अपनी बीइंग की और अपने बिजनेस की बिल्ड कर पाओगे। तो फ्रॉम माय साइड ऑफिशियली हमारा जो ज्ञानवर्धक कैप्सूल्स हैं कंप्लीट हो चुके हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन की बारी है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए हैंड होल्डिंग और अकाउंटेबिलिटी के लिए हम हर मंडे को और हर थर्सडे को मिला करेंगे। ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है कि आपको आना है। मैं थोड़ा पहले आ जाऊंगा, कोई भी डाउट क्वेश्चन है उस टॉप एक वीक के जो एक्साइटमेंट है उसके ऊपर काम करेंगे, बात करेंगे। बट ये स्ट्रक्चर हम परमानेंट रखेंगे हमेशा हमेशा, ताकि आप 1 घंटा जो 5 डेज 5 स्टेप्स चैलेंज लोगे, या आप कंटिन्यू रखोगे तो आप इतने पावरफुल मसल बिल्ड कर लोगे जो बहुत स्ट्रांग रहेगी यूज करने के लिए। तो दैट्स फ्रॉम माय साइड, और आई एक्सपेक्ट कि आप अपनी तरफ से कुछ लोगों को रेकमेंड करो इस प्रोग्राम को लेके, जो हम नया बैच बनाने वाले हैं, इस मुहिम को आगे लेकर जाने वाले हैं। ठीक है जी, डन। तो नाउ जिसको जाना है वो जा सकते हैं, ऑफिशियली वी आर ओवर। और जिसको बातचीत करनी है, जिसको कुछ पूछना है, जो डिस्कस करना है, वे मेरे साथ अभी बातचीत कर सकते हैं। हॉस्पिटल जी डॉक्टर साहब। सर, मुझे जाना होगा पेशेंट। हाँ हाँ, यू कैन गो। मैंने कहा वो शीट योगेश्वर भाई वो दिखाना दोबारा से लास्ट चैलेंज वाली। मैं आपको भेज देता हूँ, आपको लास्ट चैलेंज वाली नहीं ग्रुप वो में भेज। स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल देंगे तो चैलेंज एक्सेप्टेड लिंक। हाँ हाँ, मैं भी अभी डाल देता हूँ। आप कह रहे हो उसका स्क्रीनशॉट लेके डाल देता हूँ। हाँ ठीक है, अभी डाल देता हूँ। ठीक है राजेश भाई, जिम कर लो और एक्शन में आ जाओ। थोड़ा सा ना आपके लिए मेरे को लग रहा है फोकस कराना पड़ेगा राजेश भाई के लिए। डन है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, ग्रेट, बाय बाय।